Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back to the last chapter of physical chemistry. दैट इज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम से दो सवाल आते हैं एज यू नो दैट। एक पार्ट जनरली केमिकल पार्ट से आता है एक सवाल, और दूसरा सवाल जो है वो आयनिक पार्ट से आता है। लेकिन जरूरी नहीं है दोनों केमिकल पार्ट से आ सकते हैं, दोनों आयनिक पार्ट से आ सकते हैं। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली जो मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इक्विलिब्रियम से जब भी सवाल आता है वो बहुत ईजी होता है। आज तक चाहे आप जेई मेंस के पेपर भी क्यों ना देखोगे, तो इक्विलिब्रियम से जब भी सवाल आता है वो बहुत ईजी सवाल आता है, बहुत ईजी। अगर आयनिक से आएगा तो फॉर्मूला बेस्ड आता है, केमिकल से आएगा तो सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल होगा, बहुत सिंपल सा सवाल होगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम डायरेक्टली जो है पहले सवाल पे आ जाएंगे कि इक्विलिब्रियम के फर्स्ट जो है हमारा पहला सवाल है दैट इज, तो मैंने रैंडमली यहां पे स्लाइड्स बनाई है, कोई आयनिक पार्ट का होगा, कोई केमिकल पार्ट का होगा। ऐसा नहीं है कि केमिकल पार्ट पहले बाद में आयनिक या पहले आयनिक बाद में केमिकल। इसमें रैंडमली क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चंस मैंने इन स्लाइड्स में रखे हैं। ईजी क्यों? बिकॉज आई नो कि यहां से जो मतलब यहां से जो भी सवाल आता है वो बहुत इजी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला सवाल जो मेरा है, पहला सवाल मेरा है बहुत सिंपल सा सवाल है। पहला वो है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन इज नथिंग बट H पॉजिटिव। मुझे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन देके है pH निकालना होगा। तो आप लोगों को पता है pH की फॉर्मूला जो है वो है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। और आप लोगों को यह भी पता है कि शाबाश यहां पे लॉग H पॉजिटिव, अगर आप H पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकालते हो वो आता है 10 टू द पावर माइनस pH। तो दोनों सवाल हो सकते हैं, या ये भी आप pH जरूरी नहीं है, आप OH भी निकालते हो। कैसे? माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। और या तो आप लिखते हो शाबाश OH नेगेटिव कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है 10 टू द पावर माइनस POH। और ऐसे ही कि pKw या pKa या pKb जो भी आप निकालते हो। लेकिन अभी जो मेरा है वो मेरा सवाल है कि आपका H पॉजिटिव कंसंट्रेशन देके है, आपको pH निकालना है। तो सिंपल, और एक बात मैं बार बार बोलता था, जहां पे भी मुझे आ जाएगा ये बार बार आएगा माइनस लॉग x इंटू 10 टू द पावर माइनस y। हम ऑलवेज इसके बदले लिखेंगे y माइनस लॉग x। कुछ नहीं, इसमें लॉग m इंटू n वाली फॉर्मूला लॉग m प्लस लॉग n अप्लाई करने के बाद ये फॉर्मूला बनती है। जैसे मुझे कहीं पे आएगा माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, मैं सीधे लिखूंगा माइनस y, तो मुझे लिखना है y यहां पे है 5, तो मैं लिखूंगा 5 माइनस लॉग x यहां पे है 2, तो 5 माइनस लॉग 2। तो 5 माइनस लॉग 2 होता है 0.3, 5 माइनस 0.3 इज 4.7, ये सीधे होगा 4.7। तो मुझे पता है pH होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव मुझे गिवन है 3.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो मैं सीधे इसके बदले लिखूंगा 3 माइनस लॉग ऑफ 3.8 माइनस लॉग x इंटू 10 टू द पावर, ये x इंटू 10 टू द पावर माइनस y, तो ये y, तो y माइनस लॉग x, y है 3 माइनस लॉग x है 3 लॉग 3.8, तो 3 माइनस लॉग 4 होता है 0.6। लॉग 3.8 जो होगा वो 0.6 से थोड़ा कम होगा, थोड़ा 3.8 0.6 से कम होगा, तो मैं अप्रोक्सीमेटली इसको मानूंगा 0.55 हम मानेंगे। जरूरी नहीं है 0.58 भी हो सकता है, 59 भी हो सकता है, 56 एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन 0.6 से थोड़ा छोटा, तो ये जो होगा वो 0.55 होगा, वही होगा 2.45। तो इसका pH जो होगा वो होगा 2.45, और मुझे गिवन है 2.42। तो कहने का मतलब जो है ये कितना होगा, ये होगा 0.58, तो तभी तो ये आ जाएगा 2.42। तो इसका मतलब क्या है, 2.42 आंसर है। लेकिन अब अगर मुझे सवाल ऐसे होता, अगर मुझे सवाल जो है वो ऐसे होता, मुझे pH ही गिवन होता 3.8 इंटू 10 टू द पावर, मतलब सॉरी pH ही मुझे गिवन होता 2.42, आपको H पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकालनी होती। जैसे मैं आपको बोलूंगा मेरे पास एक जूस है, एसिडिक जूस है जिसका pH है 2.42, मुझे उसमें H पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकाल के दो। तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज नथिंग बट 10 टू द पावर माइनस pH, दैट इज नथिंग, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 2.42। तो फिर मैंने बोला था इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि इस फॉर्म में कभी जो है कभी भी ऑप्शन में नहीं होगा। तो जस्ट सॉल्व करने के लिए मैंने ये सवाल आपको यहां पे दिया, तो मैं लिखूंगा 10 टू द पावर माइनस 2 एक एक्स्ट्रा माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर, यहां पे था 0.42, मैं लिखूंगा 1 माइनस 0.42, तो ये आएगा 10 टू द पावर माइनस 3, ये आएगा इंटू 10 टू द पावर 0.58, 10 टू द पावर 0.58। तो कॉमन सेंस है, देखो अगर आप बेसिस आर सेम,
पावर्स विल गेट एडेड, तो यह आएगा 10 टू द पावर -3 प्लस 0.58, वो वापस आएगा 10 टू द पावर -2.42, वो वापस आ जाएगा -2.42। तो इसीलिए मैंने लिखा 10 टू द पावर -3, एक एक्स्ट्रा 1 माइनस 0 पॉइंट, तो ये 10 टू द पावर -3 ऐसे ही 10 टू द पावर 0.6 होता है, 10 टू द पावर 0.6 होता है 4, और 10 टू द पावर 0.5 ये जो होगा ये 4 से कम होगा, तो आंसर आएगा 3.8 इंटू 10 टू द पावर -3। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और यहां पे एक चीज है, यहां पे एक चीज और जो है वो है लॉग के वैल्यूज। आप लिखते हो log 1 जो होता है वो होता है 0, log 2 जो होता है वो होता है 0.3, log 3 जो होता है वो होता है 0.48, log 4 जो होता है वो होता है 0.6, log 5 जो होता है वो होता है 0.69 या 0.7, log 6 जो होता है वो होता है 0.78, log 7 जो होता है वो होता है 0.85, log 8 जो होता है log 8 होता है 0.9, log 9 होता है log 9 होता है 0.95, log 10 होता है 1, और log 11 होता है 1.04। और इसके बाद मैं बार बार कहता था अगर कहीं पे होगा log b विद बेस a, अगर c के बराबर होगा, b होता है a टू द पावर c, a इधर c चला जाएगा पावर में, यानी कि ये 10 बेस है, जब कोई बेस नहीं तो 10 इधर 0 चला जाएगा पावर में, यानी कि 10 टू द पावर 0 होगा 1। इसका भी 10 इधर 0.3 चला जाएगा पावर में, 10 टू द पावर 0.3 होगा 2, 10 टू द पावर 0.48 होगा 3, इसका मतलब है 10 टू द पावर 0.6 होगा 4, 10 टू द पावर 0.7 होगा 5, 10 टू द पावर 0.78 जो होगा वो होगा 6, 10 टू द पावर 0.85 जो होगा वो होगा 7, 10 टू द पावर 0.9 जो होगा वो होगा 8, 10 टू द पावर 0.95 जो होगा वो होगा 9, 10 टू द पावर 1 जो होगा वो होगा 10, 10 टू द पावर 1.04 जो होगा वो होगा 11। तो ये याद रखना। और 10 टू द पावर एनीथिंग को भी हम अगर कहीं पे लिखा है जैसे ये 10 टू द पावर 0.3, हम इसको एंटी लॉग ऑफ 0.3 भी मान सकते हैं। एंटी लॉग ऑफ 0.3 इज इक्वल टू, यानी कि 10 टू द पावर एनीथिंग आप सीधे मानोगे, इसका मतलब है एंटी लॉग ऑफ एनीथिंग, एंटी लॉग ऑफ एनीथिंग, यानी कि अगर 10 टू द पावर x है मतलब एंटी लॉग ऑफ x, 10 टू द पावर 0.48 एंटी लॉग ऑफ 0. तो इसीलिए मुझे सवाल में अभी जो मैंने एक सवाल किया उसमें था 10 टू द पावर 0.58, मुझे पता है 10 टू द पावर 0.6 होता है 4, 0.58 4 से थोड़ा छोटा होगा जो हमने 3.8 माना, तो एज अ रिजल्ट मुझे आंसर निकला, शाबाश, मुझे आंसर निकला कितना 3.8, मुझे आंसर निकला 3.8। दूसरा सवाल, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम इन, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम इन। देखो यहां पे सिंपल से सिंपल लॉजिक जो है वो है कॉमन आयन इफेक्ट। तो मेरे पास जो है AgCl को कॉमन आयन इफेक्ट होगा CaCl2 में भी NaCl में भी, लेकिन CaCl2 में 2 क्लोरीन है, तो अब उससे क्या फर्क पड़ेगा। देखो नॉर्मली जो AgCl है, AgCl नॉर्मली डिसोसिएट होगा Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ CaCl2 ये डिसोसिएट होगा, CaCl2 डिसोसिएट होगा Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव में। ये जो है ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, और दोनों में एक आयन कॉमन है, तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा जिसकी वजह से ये 100% आयनाइज होगा और ये बेचारा पार्शियली आयनाइज होगा या पार्शियली डिसोसिएट होगा। अब देख लो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S, ये भी एक इसकी S, लेकिन ये है 0.01, ये भी कितनी, ये 0, ये 0, कुछ टाइम के बाद ये 0, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, ये होगा 0.01, लेकिन ये होगा 2 इंटू 0.01 दैट इज 0.02। तो अगर आप यहां पे सॉल्युबिलिटी निकालोगे, S का वैल्यू निकालोगे, तो आपका KSP AgCl का आएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव, वो आएगा S इंटू Cl नेगेटिव जो है वो हम लेते हैं कॉमन आयन, हम टोटल लेते हैं, और ये मैं ऑलरेडी कॉमन आयन इफेक्ट में बोलता था कॉमन आयन हम टोटल लेंगे, लेकिन टोटल कॉमन आयन की कंसंट्रेशन लगभग स्ट्रॉन्ग वाले के कंसंट्रेशन के बराबर होता
होती है। तो हम Cl नेगेटिव के बदले में असल में मुझे लिखना था S प्लस 0.02, लेकिन ये S बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू 0.02, क्योंकि ये बहुत कम डिसोसिएट होगा, ये बहुत कम, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम, क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है। तो अब ऑलवेज लिखेंगे S इंटू इसके बदले 0.02, तो इसका मतलब है S का वैल्यू जो आएगा वो आएगा KSP, ये निकला था KSP, तो S का वैल्यू आएगा KSP डिवाइडेड बाय 0.02। ये आपको निकली सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ 0.01 मोलर CaCl2। अब हम यही सॉल्युबिलिटी AgCl की निकालेंगे। AgCl की सॉल्युबिलिटी जो है हम निकालेंगे, ये अगेन डिसोसिएट होगा Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, लेकिन दूसरा मेरे पास है NaCl। NaCl डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। अगेन दोनों में एक आयन कॉमन, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, ये स्ट्रांग है तो ये 100% डिसोसिएट होगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, और ये जो है ये पार्शियली आयनाइज होगा, ये S, लेकिन ये 0.01, ये 0.01, और ये जो है ये 0, कुछ टाइम के बाद ये 0, ये 0.01, ये 0.01। तो अगर आप यहां पे KSP निकालोगे, वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव, और अगेन कॉमन आयन इफेक्ट हुआ है तो Cl नेगेटिव टोटल, ये आएगा KSP S Cl नेगेटिव टोटल डायरेक्टली आप स्ट्रॉन्ग का लिया करोगे 0.01। असल में मुझे यहां पे भी लिखना था S प्लस 0.01, लेकिन हम जो है S बहुत कम होगा क्योंकि वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है। तो आप याद रख लो, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन ऑलवेज हम स्ट्रॉन्ग वाले की लेंगे। तो यहां पे 0.02, यहां पे 0.01, तो S जो आएगा वो आएगा KSP अपॉन 0.01। अब मुझे बोलो सर, अगर S का वैल्यू ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा, S का वैल्यू कम, यानी कि S सॉल्युबिलिटी, मोलर सॉल्युबिलिटी, तो अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो ये साल्ट ज्यादा सॉल्युबल होगा, अगर सॉल्युबिलिटी कम तो ये साल्ट कम सॉल्युबल होगा। अब मुझे बोलो यहां पे KSP तो सेम है, AgCl का KSP जो है वो सेम है। अब यहां पे मुझे बोलोगे आप, यहां पे मुझे क्या करना है, 0.02 से डिवाइड करना है, और यहां पे मुझे 0.01 से डिवाइड करना है। तो बड़ा कौन है, 0.02, तो ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, यहां पे डिनोमिनेटर जो है वो कम है कंपैरेटिवली, तो सॉल्युबिलिटी जनरली ज्यादा होगी। तो इन दोनों में कॉमन आयन होगा, और कॉमन आयन इफेक्ट में सबसे ज्यादा कम सॉल्युबिलिटी इसमें होगी। तो लेकिन आपको इतना डिटेल में ये नहीं सोचना है, आपको सीधे देखना है कॉमन आयन जहां पे ज्यादा होगा वहां पे सॉल्युबिलिटी कम होगी। यहां पे 2 क्लोरीन, यहां पे 1 क्लोरीन, प्रोवाइडेड कंसंट्रेशन दोनों की सेम है। तो अगर कंसंट्रेशन अलग अलग है, सपोज ये 0.01 था, ये 0.2 था, 0.1 था, तो इसका मतलब है यहां पे 0.02 आया, यहां पे 0.1 आएगा, तब तो ये ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो प्रोवाइडेड अगर कंसंट्रेशन सेम है, जहां पे कॉमन आयन ज्यादा, वहां पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। तो इसका मतलब क्या है, ये था शाबाश सॉल्युबिलिटी। दूसरा सवाल, तीसरा, द रेशियो ऑफ Kp टू Kc। तो Kp बाई Kc रेशियो निकालना है। मैं बार बार बोलता था रिलेशन क्या है Kp और Kc में, Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। तो आपको Kp बाई Kc रेशियो निकालना है, तो वो आएगा RT टू द पावर डेल्टा Ng। तो RT का वैल्यू जो है वो ऐसे ही रखेंगे, डेल्टा Ng निकालो। तो यहां पे एक गैस, ये एक, तो टोटल 2 गैस यहां पे है और टोटल 2 गैस यहां पे है। डेल्टा Ng का वैल्यू जो है वो आएगा 2 माइनस 2, वो आएगा 0। तो RT टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो Kp बाई Kc का रेशियो जो आ गया वो आ गया 1, या आप बोलोगे 1:1। शाबाश। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4। For the reaction, N2O4 gives 2 times NO2. For the reaction, N2O4 gives 2 times NO2. If initially only 4 atm N2O4 is present and at equilibrium total pressure of the equilibrium mixture is 6 atm, then the value of Kp. अच्छा सवाल है, मुझे रिएक्शन देके है, क्या रिएक्शन देके है, N2O4 गैस जो है वो डिसोसिएट हो रहा है किसमें, 2 times NO2 गैस में, और मुझे गिवन है at T is equal to 0। अगर आप लोगों ने देखा होगा इनिशियली मतलब at T is equal to 0 आपको प्रेशर गिवन है 4 atm। तो इनिशियली ऑल द 4 atm जो सारा का सारा प्रेशर होगा वो N2O4 का होगा, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो सारा का सारा प्रेशर जो होगा वो किसका होगा, N2O4 का होगा। तो इसका मतलब क्या है, इनिशियली ये होगा 0।
लेकिन एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ गया, एट इक्विलिब्रियम जो प्रेशर होगा ये मुझे बोल रहा है एट इक्विलिब्रियम द टोटल प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, टोटल प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो टोटल प्रेशर में अब ओनली N2O4 नहीं आएगा, टोटल प्रेशर में N2O4 भी आएगा, NO2 भी आएगा। तो इसका मतलब है एट इक्विलिब्रियम ये मुझे बोल रहा है एट इक्विलिब्रियम जो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 जो है वो गिवन है 6 atm, दोनों का सम गिवन है 6 atm और आपको Kp निकालना है। और मुझे पता है Kp इस रिएक्शन का आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 एट इक्विलिब्रियम। तो आपको असल में पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम निकालना है। वो सर हम कैसे निकालेंगे? हम सीधे मोल मेथड यूज करेंगे। मैं दो मेथड क्लास में पढ़ाता हूं, मोल मेथड एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड। यहां पे हम यूज करेंगे कौन सा मेथड? मोल मेथड। तो मैं यहां पे लिखूंगा 4 - x, क्योंकि इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है, इसका 2, तो अगर ये x खर्च हुआ तो ये होगा 0 + 2x दैट इज 2x। तो एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 है 4 - x, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 है 2x इज इक्वल टू 6। तो 4 2x - x इज x, 4 + x इज इक्वल 6। तो x का वैल्यू आएगा 6 - 4 दैट इज 2। तो अब x निकला 2, तो ये कितना होगा? 2 × 2 दैट इज 4। ये कितना होगा? 4 - 2, 4 - 2 इज 2। अब डायरेक्टली इक्विलिब्रियम पे ये निकला 4, तो 4 स्क्वायर, वो निकला 2, ये आएगा 16 डिवाइडेड बाय 2 एंड 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 8। सो द वैल्यू ऑफ Kp विल बी 8। तो जरूरी नहीं है कि वो Kp पूछे, वो आपको ये भी पूछेगा व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 एट इक्विलिब्रियम? इट इज 2। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम? इट इज 4। ये सिंपल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आप देख लो एनसीईआरटी पेज लिख के है, आपको डायरेक्टली ऐसे सवाल इनडायरेक्टली एनसीईआरटी पे डेफिनेटली जो है वो मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन? इंक्रीज इन प्रेशर, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर आ गया ऑन इक्विलिब्रियम, तो आपके दिमाग में डायरेक्टली स्ट्राइक करेगा ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल। तो ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल में हम कुछ किस चीजों का इफेक्ट पढ़ते हैं? ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल में हम कुछ चीजों का इफेक्ट पढ़ते हैं। किस किस का पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन का, फिर हम पढ़ते हैं प्रेशर का, फिर हम पढ़ते हैं वॉल्यूम का, फिर हम पढ़ते हैं टेम्परेचर का, फिर हम पढ़ते हैं इनर्ट गैस का, फिर हम पढ़ते हैं शाबाश कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट का तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो कंसंट्रेशन में हम कहते हैं अगर हम इंक्रीज कंसंट्रेशन करेंगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टू द साइड, टू द नॉट मतलब टुवर्ड्स द इंक्रीज साइड, अवे फ्रॉम द अपोजिट, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीज साइड। जिस साइड हम इंक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में नहीं, उसके अपोजिट। तो एक इंक्रीज कंसंट्रेशन करने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंक्रीज साइड, अपोजिट टू द इंक्रीज साइड, अपोजिट टू द इंक्रीज साइड। तो अगर हम डिक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स डिक्रीज्ड साइड, शिफ्ट्स टुवर्ड्स डिक्रीज्ड साइड, प्रोवाइडेड एंड प्रोवाइडेड। जो यहां पे है वो जिस सबस्टेंस की हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं वो प्योर सॉलिड नहीं है, या वो प्योर लिक्विड या लिक्विड एज अ सॉल्वेंट नहीं है। यानी कि आप सिंपल याद रख लो, वो प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड नहीं है, बिकॉज प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद क्या है? दूसरा है प्रेशर। अब प्रेशर में अगर डेल्टा Ng 0 होगा तो नो इफेक्ट, डेल्टा Ng 0 तो नो इफेक्ट। और अगर यहां पे डेल्टा Ng 0 नहीं होगा तो हम कहते हैं प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, और अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है ये शिफ्ट होता है टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, तो अगर वॉल्यूम का इफेक्ट देखेंगे, डेल्टा Ng यहां पे 0 तो नो इफेक्ट। लेकिन अगर डेल्टा Ng 0 नहीं है तो वॉल्यूम बढ़ाने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स, मतलब सिंपल वॉल्यूम बढ़ाने से टुवर्ड्स मोर नंबर, यानी कि प्रेशर का अपोजिट, और वॉल्यूम कम करने से टुवर्ड्स लेस नंबर। यहां पे प्रेशर बढ़ाने से लेस नंबर, वॉल्यूम बढ़ाने से मोर नंबर, बिल्कुल वॉल्यूम का अपोजिट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक यानी कि डेल्टा H अगर आपका पॉजिटिव है, या रिएक्शन एक्सोथर्मिक, तो रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक डेल्टा H नेगेटिव, तो डेल्टा H अगर पॉजिटिव है तो हम सीधे कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, और इवन मैं ये भी बोलता हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और यहां पे अगर एक्सोथर्मिक है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, और मैं
यह भी बोल सकता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, अगर आप लोगों ने वॉन हाफ इक्वेशन पढ़ी है। यानी कि अगर आप एंडोथर्मिक है, टेंपरेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा, अगर आप एक्सोथर्मिक है, टेंपरेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा। और लास्ट है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में भी हम दो चीजें देखते हैं, एक हम देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हम इनर्ट गैस को ऐड करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो नो इफेक्ट, अगर हम इनर्ट गैस को ऐड करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर तो इस टाइम जो है इफेक्ट वही होता है। इस टाइम अगर डेल्टा एन जी जीरो होगा तो नो इफेक्ट, डेल्टा एन जी जीरो होगा तो नो इफेक्ट, डेल्टा एन जी जीरो नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर इफेक्ट वही होता है इंक्रीज्ड वॉल्यूम, इंक्रीज्ड वॉल्यूम का जो इफेक्ट होता है, वॉल्यूम बढ़ाएंगे मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, वॉल्यूम बढ़ाएंगे डेल्टा एन जी जीरो नहीं होगा तो वॉल्यूम बढ़ाने से टुवर्ड्स मोर नंबर, तो इंक्रीज मतलब वॉल्यूम का जो इफेक्ट होगा एट कांस्टेंट प्रेशर वही इफेक्ट होता है। अब यहां पे सवाल देख लो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो प्रेशर का इफेक्ट देख लो, तो प्रेशर का इफेक्ट क्या है, प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे लेस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स, प्रेशर अगर हम कम करेंगे मोर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स। सवाल में बोल रहा है इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो शिफ्ट कहां होगा, टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स। तो इस साइड ये तो सॉलिड है, ये 4 गैस है, ये 1 है, तो प्रेशर जो बढ़ाने से टुवर्ड्स लेस नंबर इज टुवर्ड्स 1। तो यहां पे जो है प्रेशर बढ़ाने से टुवर्ड्स 1, यहां पे जो अगर आप देखोगे ये 1, यहां पे 1 और 1 2 गैस है, ये सॉलिड है कंसीडर नहीं हुआ, लेकिन यहां पे सारे गैस है, प्रेशर बढ़ाने से टुवर्ड्स लेस नंबर तो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। यहां पे ये 2 है, यहां पे 1 और 1 2, प्रेशर बढ़ाने से ना ही आगे ना ही पीछे, क्योंकि डेल्टा एन जी जीरो है, तो डेल्टा एन जी जीरो तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। यहां पे देख लो 3 + 3 + 1 4 इस साइड, 2 इस साइड, तो प्रेशर बढ़ाने से टुवर्ड्स लेस नंबर। अब मुझे सवाल क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो मैंने प्रेशर बढ़ाने से यहां बैकवर्ड, यहां नो इफेक्ट, यहां फॉरवर्ड, सो द करेक्ट आंसर इज दिस। इसके बाद जो है शाबाश, इसके बाद जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे जो मैंने यहां पे पढ़ाया ये वाला पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आने के चांसेस है इस साल ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से। शाबाश, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, तो यहां पे देख लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने एक ही में बोला दैट इज टेंपरेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये ना कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना प्रेशर पे, ना वॉल्यूम पे, ये ओनली डिपेंड करता है अपॉन टेंपरेचर। और टेंपरेचर पे भी क्या इफेक्ट है, अगर एंडोथर्मिक है एग्जोथर्मिक है, एंडोथर्मिक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर, एक्सोथर्मिक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर। एंड इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर on equilibrium constant K, equilibrium constant K, equilibrium is given by want half equation, is given by एक इक्वेशन है जिसका नाम क्या है, want half equation। अब मैं उसका इंटीग्रेटेड फॉर्म ही लिखूंगा, वो है log of K2/K1 is equal to delta H0 divided by 2.303 R into 1/T1 minus 1/T2। तो ये असल में इक्वेशन है, तो यहीं से मुझे निकलता है अगर एंडोथर्मिक ये पॉजिटिव, टेंपरेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, ये मैंने क्लास में बोला है, तो ये जरूरी नहीं है लेकिन ये जरूरी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस पे भी कंसंट्रेशन पे भी नहीं, वॉल्यूम पे भी नहीं, प्रेशर पे भी नहीं, ओनली टेंपरेचर पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज लेविस बेस। तो जब आप क्लास में पढ़ते हो या आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में हम या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ते हो इनफैक्ट। तो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करोगे तो एनसीईआरटी ने एसिड बेस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा उसने छेड़ा है। तो लेविस बेस क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन कर सकता है, मैंने आपको बोला था दो ही चीजों पे ज्यादा फोकस करोगे अगर आप एनसीईआरटी की तरफ देखोगे। एक है नेगेटिवली चार्जड जो होगा, नेगेटिवली चार्जड जो होगा जिसको आप एनायन बोलते हो, और दूसरा मैंने बोला था
जिसमें सेंट्रल एटम के पास क्या होगा, लोन पेयर। तो जिसमें लोन पेयर होगा, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप लिगैंड पढ़ते हो, तो लिगैंड के पास अगर हम देखेंगे न्यूट्रल लिगैंड होगा, या न्यूट्रल लिगैंड ही अगर हम देखेंगे तो उसके पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर डोनेट करता है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होता है वही लेविस बेस होती है। अब देख लो यहां पे सबसे पहले हम वाटर की तरफ देखेंगे। वाटर में आज जितना आप लोगों को पता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर होता है तो इसकी टेंडेंसी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की होती है। जैसे आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हो एक्वा, तो वहां पे आप लिखते हो कि शाबाश वाटर जो है ये एक लिगैंड है, ये एक यूनिडेंटेट लिगैंड है। अगर आप लोग न्यूट्रल लिगैंड है, यूनिडेंटेट लिगैंड है, कहां पे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो इट कैन बिहेव एज ए लेविस बेस। सर अब सवाल है सर AlCl3 क्यों नहीं, क्योंकि ये लेविस एसिड है। यहां पे एल्युमिनियम के पास इनकंप्लीट ऑक्टेट है। इनकंप्लीट ऑक्टेट है कि इसके पास बराबर जो है, बराबर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। BF3 भी जो है ये भी लेविस बेस है। बोरॉन देखो, मतलब ये अब अगर आप बोलोगे सर ये समझाओ, तो BF3 जो है वो ऐसे है। तो BF3 जो है इसमें बोरान के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, क्योंकि बोरान का एटॉमिक नंबर 5, K शेल में 2, L शेल में 3, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो तीनों ने बॉन्ड बनाए, तो इसके पास अब आ गए 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास ओनली सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अगर सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कभी नहीं करेगा, ये ऑलवेज एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एज ए रिजल्ट इट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको हम लेविस एसिड बुलाते हैं। तो ये भी लेविस एसिड है। Mg2 पॉजिटिव, ये तो कैटायन है। कैटायन जो है क्या वो इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये भी लेविस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, ना कि लेविस बेस की तरह। तो इसमें ओनली वाटर, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। The degree of dissociation of 0.1 molar aqueous solution of weak acid is degree of dissociation। तो अगर आप लोगों ने सुना है although आपको यहां पे, शाबाश, आपको यहां पे क्या करना है, आपको सीधे HA जो है इसको डिसोसिएट करना है H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। फिर आपको गिवन है ये 0.1 मोलर, ये 0, कुछ टाइम के बाद ये होगा 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, यानी कि जिसको आप C बोलते हो, ये C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा। C कॉमन निकालोगे 1 माइनस अल्फा, फिर आप Ka निकालोगे, K आएगा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ha। फिर K के बदले आप यूज करोगे 10 टू द पावर -7, इसके बदले C अल्फा, इसके बदले C इंटू 1 माइनस अल्फा, C एंड C कैंसल, तो ये बनेगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C का वैल्यू तो गिवन है 0.1, तो ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा। आप अल्फा का वैल्यू निकालोगे -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, लेकिन ये मेथड लेंथी है। आप जब भी मुझे वीक एसिड या वीक बेस या वीक इलेक्ट्रोलाइट की शाबाश अल्फा निकालना होगा, तो मैं ऑलवेज यूज करूंगा अंडर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय c। ऑल्दो ये ऑलवेज वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी नीट लेवल पे आ जाएगा, नीट लेवल पे आप ऑलवेज ये यूज करोगे। लेकिन जिसको जेई देना है वो हमेशा इस प्रोसीजर से सॉल्व करेगा, क्योंकि वो इस प्रोसीजर से सॉल्व नहीं करेगा, ये ऑलवेज वैलिड नहीं है। ये वैलिड तब है जब अल्फा का वैल्यू आपका 10 टू द पावर, सॉरी, अल्फा का वैल्यू आपका 0.05 से कम आएगा या 5% से कम आएगा। फिलहाल आप सीधे लिखोगे अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट, अगर एसिड है तो Ka, बेस है तो Kb, सिंपल कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो K डिवाइडेड बाय C, तो अंडर रूट ऑफ। तो ये तरीका जो है, ये तरीका नीट में हम यूज नहीं करेंगे, तो अंडर रूट ऑफ अकली वही है, लेकिन हम सिंपल करेंगे K is 10 to the power -7 divided by C is 0.1, 0.1 is nothing but 10 to the power -1, ये आएगा रूट 10 to the power -7, ये -1 ऊपर बनेगा +1, ये आएगा रूट 10 to the power -6, वही आएगा रूट 10 to the power -3 का स्क्वायर, 3 2 are 6, तो वही आएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा 10 to the power -3, 10 to the power -3। अगर उसने डिग्री लिखा है, अगर परसेंटेज लिखा है तो 10 to the power -3 इंटू 100%, तो वही आएगा 10 to the power -1%, या मैं बोलूंगा 0.1%। लेकिन अगर उसने क्या बोला है, अगर उसने बोला है क्या कि आप परसेंटेज निकालो, लेकिन डिग्री बोल रहा है, तो आंसर इज 10 टू द पावर -3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। शाबाश,
which is incorrect देखो, at equilibrium there is no longer any free energy left to drive the reaction. Exactly, free energy is delta g at equilibrium क्या होता है, जीरो. सो क्या फ्री एनर्जी जो है क्या वो अवेलेबल होती है at equilibrium to drive the reaction? No, because at equilibrium delta g is equal to zero. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. दूसरा है रिएक्शन फॉर विच एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा जी नॉट. तो ये जो एक्सपोनेंशियल ऑफ इसने ऐसे लिखा है, एक्सपोनेंशियल दैट इज नथिंग बट e टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय आर टी. ये कुछ नहीं होता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू होता है e टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय आर टी. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो आपके पास प्रेजेंट है. अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास प्रेजेंट है तो आप मुझे बोलो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू जो है, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू जीरो, e टू द पावर जीरो इज वन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वन. और अगर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू जो होता है वो होगा लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव. तो ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव बनाएगा, e टू द पावर पॉजिटिव इज ग्रेटर देन वन, तो के इक्विलिब्रियम आता है ग्रेटर देन वन. के इक्विलिब्रियम जो आता है वो आता है ग्रेटर देन वन. और अगर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू जो है वो है ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव, तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इसको नेगेटिव बनाएगा, और e टू द पावर नेगेटिव इज लेस देन वन, तो के इक्विलिब्रियम जो आएगा वो आएगा लेस देन वन. और अब मुझे बोलो शाबाश, यहां पे मुझे क्या बोल रहा है, यहां पे मुझे बोल रहा है रिएक्शन फॉर विच एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस इज ग्रेटर देन वन, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन वन. तो अगर आप रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट्स मानोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स. तो अगर आपका प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स जो है के है ग्रेटर देन वन, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, इसका मतलब है प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से ज्यादा होगा. लेकिन ये बोल रहा है इज रिएक्टेंट डोमिनेटिंग, ये बिल्कुल गलत है. और दूसरा जो है यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन वन, तो के लेस देन वन, के के बदले लिखेंगे ना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो है वो आपका लेस देन वन है. इसका मतलब है प्रोडक्ट जो है वो होगा लेस देन रिएक्टेंट, तो यानी कि रिएक्टेंट ज्यादा होगा. लेकिन इसने लिखा है इज प्रोडक्ट डोमिनेटिंग, ये भी गलत है. अगर उसके बाद रिएक्शन फॉर विच e टू द पावर दिस इज वन, तो के इक्विलिब्रियम इज वन, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो है दैट इज इक्वल टू वन. तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बराबर है. ऑल्दो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूं. लेकिन इसने लिखा है प्रोडक्ट डोमिनेटिंग, तो ये भी क्या है, ये भी गलत है. सर जरूरी नहीं है, तो फिर आप क्या बोल रहे हो, मैं अभी इस पे आ जाऊंगा. तो ये तीनों गलत है, 2, 3 एंड 4 गलत है. सर आप क्या बोल रहे हो, जरूरी नहीं है. आप लोगों ने एनसीईआरटी खोली होगी, एनसीईआरटी पे लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर -3. अगर ये ग्रेटर देन होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन होगा 10 टू द पावर 3, आप लिख ले हो कि यहां पे प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट डोमिनेटिंग है, यहां पे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है. यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3 है तब प्रोडक्ट डोमिनेटिंग है. अगर लेस देन 10 टू द पावर -3 है तो आप बोलते हो रिएक्टेंट डोमिनेटिंग है, रिएक्टेंट डोमिनेटिंग है. और अगर इन दोनों के बीच में है तो आप बोलते हो कि बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम. रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम इन एप्रिशिएबल अमाउंट, एट इक्विलिब्रियम इन एप्रिशिएबल अमाउंट. यानी कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि प्रोडक्ट ज्यादा है, ये नहीं बोल सकते हो कि रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है. तो अब मुझे बोलो, यहां पे बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन वन. देखो ग्रेटर देन वन मतलब रिएक्टेंट डोमिनेटिंग, लेकिन रिएक्टेंट डोमिनेटिंग कब होता है, जब लेस देन होगा 10 टू द पावर -3, यानी कि 0.001 से भी कम होगा तब रिएक्टेंट डोमिनेटिंग. लेकिन ये बोल रहा है कि इस वाले फेज में रिएक्टेंट डोमिनेटिंग है, तो ये गलत है. दूसरा ये बोल रहा है कि के इक्विलिब्रियम है लेस देन वन, तो के इक्विलिब्रियम है लेस देन वन प्रोडक्ट डोमिनेटिंग. प्रोडक्ट डोमिनेटिंग कब होता है, प्रोडक्ट डोमिनेटिंग होता है इस जोन में, लेस देन वन तो ये वाला जोन है, तो इसमें तो प्रोडक्ट डोमिनेटिंग नहीं होगा. तीसरा ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1, तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है तो उसमें ना वो रिएक्टेंट डोमिनेटिंग होता है ना वो प्रोडक्ट डोमिनेटिंग होता है. इस वाले जोन में ना रिएक्टेंट डोमिनेटिंग ना प्रोडक्ट डोमिनेटिंग. लेकिन ये कह रहा है कि प्रोडक्ट डोमिनेटिंग होगा, तो इसका मतलब क्या है, शाबाश, इसका मतलब है ये भी गलत है. तो असल में असली चीज ये है, तो जिस पे आप ज्यादा फोकस करोगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. शाबाश, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. शाबाश, इसके बाद क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग. ये अच्छा सवाल है, ये एनसीईआरटी पेज 228 एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सवाल है. तो सबसे पहले लिखा है मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल डाइहाइड्रोक्साइड विल बी हाई इन 0.01 मोलर NaOH सॉल्यूशन देन इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर. देखो इन NaOH कॉमन आयन इफेक्ट होगा. कॉमन
कॉमन आयन इफेक्ट से सॉलिबिलिटी कम होगी वीक वाले की। वीक वाला जितना डिसोसिएट होगा वो उतना भी नहीं होगा, उससे कम होगा, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन ही यही है कि एक स्ट्रॉन्ग दूसरा वीक, वीक और दोनों में एक आयन कॉमन, तो वीक वाले की डिसोसिएशन और कम, वो ऑलरेडी कम ही डिसोसिएट होता कब, तो वो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो और कम डिसोसिएट होगा। तो इसका मतलब है इसकी सॉलिबिलिटी हाई नहीं होगी, लो होगी। हम ऐसे भी देखेंगे, इसको हम मैथमेटिकली भी इंप्रूव करेंगे। निकल डाइहाइड्रोक्साइड NiOH होल ट्वाइस, तो नॉर्मली जो है ये देगा Ni2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, तो ये S ये 2S, तो इसका KSP होगा कंसंट्रेशन ऑफ Ni2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव का स्क्वायर, तो ये आएगा S इंटू 2S का स्क्वायर, तो वो आएगा शबा 2S का स्क्वायर, वो आएगा 4S क्यूब। तो इसका मतलब है KSP निकला 4S क्यूब, और इसका मतलब क्या है, S क्यूब जो आ जाएगा वो आएगा KSP डिवाइडेड बाई 4, और S का वैल्यू आएगा KSP डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 1/3, KSP डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 1/3। तो अगर आप देखोगे इसी निकल डाइहाइड्रोक्साइड को, NiOH होल ट्वाइस को, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो इस टाइम क्या होगा, ये तो डिसोसिएट होगा Ni2 पॉजिटिव में प्लस 2OH नेगेटिव में, ये डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, दोनों में एक आयन कॉमन है, तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा, ये 100% होगा, ये पार्शियली आयनाइज होगा, जिसकी वजह से ये S ये था 2S, लेकिन ये था 0 पॉइंट कितना है 0.01, तो ये है 0.0100, कुछ टाइम के बाद 0, ये 0.01, ये 0.01, तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। तो इस टाइम इसका KSP जो होगा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ Ni2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव का स्क्वायर, लेकिन OH नेगेटिव टोटल, और टोटल हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग का, मैंने बोला, तो KSP इसका क्या होगा, KSP इसका होगा S इंटू शबाश, ये कितना होगा, S इंटू शबाश कितना होगा 0.01, तो मैं लिखूंगा 10 टू द पावर -2, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का लेना है, तो 0.01 10 टू द पावर -2, दैट इज 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, तो KSP आ जाएगा कितना, S इंटू 10 टू द पावर -4, तो S जो आएगा वो आएगा KSP डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4, KSP डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4। अब आप KSP का कोई वैल्यू फिक्स करोगे, मतलब उस वैल्यू पुट करोगे, आप S निकालोगे, S जिसका इसका S जो आएगा वो ज्यादा आएगा, ये S आ जाएगा कम, तो इसका मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH इसकी सॉलिबिलिटी होगी कम। लेकिन यहां पे सिंपल, ये इतना लेंथी करने की जरूरत है ही नहीं, तो यहां पे ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, ये ज्यादा डिसोसिएट होगा, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH इसकी डिसोसिएशन कम होगी ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, तो इसका मतलब है ये S ज्यादा होगा कि ये S ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ये इसको हम S1 मानेंगे, इसको S2 मानेंगे, S1 ही ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा डिसोसिएट होगा, ये कम डिसोसिएट होगा क्योंकि इसकी वजह से कॉमन आयन इफेक्ट होगा, कॉमन आयन इफेक्ट की होने की वजह से क्या होगा, इसमें बैकवर्ड शिफ्ट होगा, तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा मतलब ये कम डिसोसिएट होगा, तो S2 का वैल्यू कम होगा, तो इसका मतलब है यहां पे S1 ज्यादा, पहले सॉलिबिलिटी ज्यादा, बाद में सॉलिबिलिटी कम, तो NiOH होल ट्वाइस की सॉलिबिलिटी कम होगी, इसने हाई लिखा है, तो ये जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मुझे लेकिन करेक्ट ढूंढना है। अब दूसरा क्या है, द सॉलिबिलिटी ऑफ CH3COONA, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लिखोगे, द सॉलिबिलिटी ऑफ CH3COONA इंक्रीजेस एट लोअर pH, ये वो पॉइंट है जिसको हम नेग्लेक्ट जनरली करते हैं जब हम पढ़ाते हैं क्लास में, या जब हम खुद पढ़ते हैं क्लास में, इसको मैक्सिमम टीचर्स जो है वो इग्नोर करते हैं, और इग्नोर क्यों करते हैं, क्योंकि इस पे आज तक कभी सवाल आया नहीं है, तो लेकिन एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे एक लाइन लिखी है, वो लिखी है, द सॉलिबिलिटी ऑफ साल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स लाइक फॉस्फेट्स इंक्रीजेस एट लोअर pH, साल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स जो होते हैं उनकी सॉलिबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीजेस एट लोअर pH, रीजन भी वहीं पे लिख के है, टाइम कम है पढ़ना, दिस इज बिकॉज एनायन डिक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ एनायन डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रोटोनेशन, तो लिख के है, आपको खुद समझ में आ जाएगा अगर आप लोगों ने पढ़ा है। फिलहाल हम देखेंगे CH3COONA, ये है ना साल्ट ऑफ CH3COOH एंड NaOH, दैट इज ये है साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन यहां पे लिखा है साल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स, तो क्या ये साल्ट ऑफ वीक एसिड है, हां, तो इसकी सॉलिबिलिटी जो होगी इंक्रीजेस एट लोअर pH, इंक्रीजेस एट लोअर pH, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल 100% सही है। दूसरा जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट AgBr इज लेस देन AgCl, ऑल्दो अगर मुझे वहां पे ये आया तो मुझे वो AgBr का भी KSP देगा, वो मुझे AgCl का भी KSP देगा,
एनसीईआरटी पे दोनों वैल्यू गिवन है अगर मुझे ये नीट में आया। तो अब मैंने यहां पे नहीं दिया है क्योंकि मैंने नीचे टेबल इंक्लूड किया है। तो मुझे एजीसीएल और एजीबीआर दोनों का केएसपी देखे हैं। तो AgCl का KSP जो आ जाएगा वो आ जाएगा Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये S, तो KSP आ जाएगा दिस इंटू दिस इज S स्क्वायर, तो S आ जाएगा रूट KSP। तो AgBr जो है इसको हम S1 मानेंगे। तो AgBr जो है, AgBr भी डिसोसिएट होगा Ag पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, तो ये S2 ये S2, तो KSP आ जाएगा Ag पॉजिटिव इंटू Br नेगेटिव दैट इज S2 स्क्वायर, तो S2 भी आ जाएगा रूट ऑफ KSP। तो अब AgCl का KSP मुझे गिवन है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, यह आएगा रूट ऑफ 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये आ जाएगा। AgBr का मुझे KSP गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, तो ये लिखूंगा मैं यहां ऐसे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। अब यहां पे S निकालो, जिसका S ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा। रूट 1.8 रूट 2 होता है 1.414, रूट 1.8 को हम मानेंगे 1.4 इंटू रूट 10 टू द पावर माइनस 10 इज 10 टू द पावर माइनस 5। तो अब यहां पे इसको मैं ऐसे लिखूंगा रूट 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। तो हम क्या लिखेंगे, रूट 50 इज 7 पॉइंट समथिंग, 10 टू द पावर माइनस 14 इज 10 टू द पावर माइनस 7, तो ये 10 टू द पावर माइनस 5, ये 10 टू द पावर माइनस 7, यानी कि AgCl का S आया ज्यादा, S ज्यादा यानी कि उसकी सॉलिबिलिटी जो है वो ज्यादा है। ये भी मुझे बोल रहा है AgBr की कम है AgCl से, मुझे निकला AgCl की ज्यादा AgBr की कम, निकला ना AgBr की कम है AgCl से, तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। शाबाश। इसके बाद इफ टू स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा सवाल वहां पे क्यों कैसे आ जाएगा, इतना बड़ा सवाल तो वहां पे आएगा ही नहीं। लेकिन इतना बड़ा सवाल नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझो कि आपको कुछ भी इसमें से आ सकता है, तो वो ओनली इस पे सवाल देगा, ये सवाल देगा, ये कोई भी सवाल एक ही सवाल दे सकता है या दो देगा, तो जरूरी नहीं है कि वो 4 स्टेटमेंट लिखे। लेकिन मुझे पता है मुझे कम क्वेश्चंस में मैक्सिमम चीजों को कवर करना है, तो इसीलिए ये सवाल बिल्कुल आपको इस फॉरम में मिलेगा। If two sparingly soluble salts AB, sparingly soluble salts AB and AB2, तो B and C तो सही है, B and C तो सही है। अब D चेक करना है, are having equal solubility product, then salt AB will be, तो मैं देखूंगा अगेन सवाल आया है कौन सा साल्ट ज्यादा सॉल्युबल होगा, AB के AB2, लेकिन दोनों जो है वो sparingly soluble है। sparingly soluble मतलब बहुत कम सॉल्युबल, इनकी सॉल्युबिलिटी लेस देन 0.01 मोलर होगी अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है। सॉल्युबल साल्ट्स मतलब सॉल्युबिलिटी ग्रेटर देन 0.1 मोलर, स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट्स सॉल्युबिलिटी लेस देन 0.1 मोलर बट ग्रेटर देन 0.01 मोलर। अगर स्पैरिंगली है तो सॉल्युबिलिटी बहुत कम 0.01 मोलर से भी कम, तो उनका केएसपी जो होता है वो बहुत कम होता है। जैसे यहां पे 10 टू द पावर माइनस 10 माइनस 12 माइनस 13 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 8, तो केएसपी का वैल्यू बहुत कम होगा। तो अब मुझे AB और AB2 दोनों, मेरे पास दो साल्ट है, एक है AB दूसरा है AB2, दोनों का केएसपी सेम है, मुझे बोलो ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा। तो सपोज दोनों का केएसपी मैं मानूंगा, इसका केएसपी मैं मानूंगा, सपोज मैं लिखूंगा सपोज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 या माइनस 12 फॉर एग्जाम्पल। सर क्यों इतना कम, क्योंकि स्पैरिंगली है, 10 टू द पावर माइनस समथिंग तो डेफिनेटली आ जाएगा। तो इसका केएसपी जो भी मैं मानूंगा सपोज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ऐसा नहीं है कि आप केएसपी इसका 1 इसका 1 या इसका 10 इसका 10 लोगे, नहीं, केएसपी लेना है लेकिन बहुत कम लेना है क्योंकि ये स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट। अब हम इसकी सॉल्युबिलिटी निकालेंगे, ए बी डिसोसिएट होगा ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, ये एस, तो केएसपी आ जाएगा ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो एस स्क्वायर, एस आ जाएगा रूट केएसपी, तो रूट केएसपी का वैल्यू जो आ जाएगा वो आएगा रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, रूट 2 आ जाएगा 1.414, 10 टू द पावर माइनस 12 आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6, ये निकली इसकी सॉल्युबिलिटी। अब इसकी निकालेंगे AB2 किस में डिसोसिएट होगा, A पॉजिटिव या A प्लस 2B, तो ये 2 पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये S ये 2S, तो KSP किसके बराबर होगा, A2 पॉजिटिव लेकिन B नेगेटिव का स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है तो ये आएगा S इंटू 2S का स्क्वायर, वो आएगा 4S क्यूब, तो S क्यूब आ जाएगा KSP डिवाइडेड बाई 4,
तो KSP डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4, ये एंड ये कैंसिल, तो ये आएगा 1/2 दैट इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ये आ गया S क्यूब, तो S क्यूब आपको आ गया, S क्यूब आ गया 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो मैं यहां पे लिखूंगा S जो आएगा वो आएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 टू द पावर 1/3। तो मैं आपको ऐसे लिखूंगा, शाबाश, 0.5 तो ये आएगा 0 समथिंग इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 1 जार 3 4 जार 10 टू द पावर माइनस 4। यहां में समथिंग तो 10 टू द पावर माइनस 4। अब मुझे बोलो 0.5 का क्यूब रूट जब आप निकालोगे तो 0.5 का क्यूब रूट आपको आ जाएगा, शाबाश, तो आप खुद से देखोगे कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, या मैं अगर ऐसे, अगर आप एग्जैक्ट देखोगे मैं ऐसे लिखूंगा 500, मैंने इसको 1000 से 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई किया और 10 टू द पावर माइनस 3 से भी मल्टीप्लाई किया, ये एंड ये कैंसल, तो दिस इंटू 10 टू द पावर 3 इज 500 इंटू, तो 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू माइनस 12 इज 10 टू द पावर माइनस 15 टू द पावर 1/3, तो ये आएगा 500 टू द पावर 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 टू द पावर 1/3, तो 3 1 जार 3 5 जार, तो ये बनेगा 10 टू द पावर माइनस 5 और 500 टू द पावर 1/3। तो अगर आप देखोगे, शाबाश, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 क्यूब होता है 1000, तो आप देखोगे 10 क्यूब से ये कम होगा, सपोज मैं 7 क्यूब लिखूंगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जार, या मतलब ये लिखूंगा 49, 49 इंटू 7, 7 9 63, 7 4 28, 28 प्लस 6 इज 34, ये निकलेगा 344, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64 इंटू 8, 8 4 जार गो 32, 8 6 जार 48, तो ये आएगा 512, तो ये आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग का क्यूब, 7 पॉइंट समथिंग का क्यूब इंटू 10 और अपना 1/3, 3 एंड 3 कैंसल, ये आएगा 7 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। मैंने गंदा वैल्यू लिया इसीलिए कैलकुलेशन ये आ गई, आप वैल्यू अच्छा भी ले सकते हो, मेरे दिमाग में यही आ गया, कोई बात नहीं। इसका आ गया 10 टू द पावर माइनस 6, इसका आ गया 10 टू द पावर माइनस 5, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी आ गई, सॉल्युबिलिटी ज्यादा आ गई AB2 की, तो AB2 जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है, तो ये कह रहा है AB विल बी मोर सॉल्युबल, नहीं, AB2 विल बी मोर सॉल्युबल, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ज्यादा AB2 की आ गई, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली B एंड C, सो द करेक्ट आंसर इज ओनली B एंड C। इसके बाद जो है, शाबाश, इसके बाद जो है इसके बाद हम देखेंगे, शाबाश, क्वेश्चन नंबर 11, द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 0.5 grams of BaSO4 at 298 Kelvin इज नियरली KSP गिवन है, तो आपको KSP गिवन है और आपको BaSO4 का KSP गिवन है, तो अगर KSP गिवन है, KSP से निकालेंगे S है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी कुछ नहीं होती है, मोलैरिटी होती है, मोलर सॉल्युबिलिटी होती है। अब मोलैरिटी निकली, मोलैरिटी इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई V, तो आपको मोलैरिटी निकली, नंबर ऑफ मोल्स आप लिखोगे मास बाय मोलर मास, मास भी गिवन है, मोलर मास भी गिवन है, वहां क्या बचा, वॉल्यूम, वॉल्यूम तो अपने आप आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले BaSO4, ये डिसोसिएट होगा Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये S, तो KSP आ जाएगा, शाबाश, Ba2 पॉजिटिव इंटू SO4 दैट इज S इंटू S इज S स्क्वायर। तो अब मुझे ये गिवन है 10 टू द पावर माइनस 10, तो S स्क्वायर जो S जो आएगा वो आएगा रूट ऑफ KSP, तो S जो आ जाएगा वो आएगा रूट ऑफ 10 टू द पावर माइनस 10 दैट इज 10 टू द पावर माइनस 5। S यानी कि मोलैरिटी, मोलैरिटी आपको आ गई 10 टू द पावर माइनस 5। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आएगा 0.5 है मास, मोलर मास है 233.4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम इस साइड ये आएगा 0.5 अपॉन 233.4, ये 10 टू द पावर माइनस 5 इस साइड बनेगा 10 टू द पावर 5, काम खत्म। तो ये आ जाएगा कितना, शाबाश, ये आपको आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 में आप सीधे लिखूंगा 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 233.4। तो हम क्या करेंगे, यहां पे भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक 0 पॉइंट को हटाएगा, ये बनेगा 5 0 0 0 0 डिवाइडेड बाय 233.4, तो आपको निकलेगा सीधे, शाबाश, 233.4
1s आर, दिस 2s आर, तो ये निकलेगा 200 समथिंग। तो 200 समथिंग जब आप देखोगे वो आएगा 214 लीटर्स। जब आप कैलकुलेट करोगे ये डेफिनेटली आपको 214 पॉइंट समथिंग यानी कि 214 लीटर्स आपको वॉल्यूम मिलेगा। तो आपको केएसपी गिवन है, आपको वॉल्यूम निकालना है। आप केएसपी से एस निकालोगे, मोलैरिटी निकालोगे, मोलैरिटी से आप वॉल्यूम निकालोगे। ये सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12, pH of resulting solution which is formed by mixing equal volume of two solutions of pH 10 and 12. pH of resulting solution which is formed by mixing equal volume of two solutions of pH 10 and 12. सबसे पहले मुझे एक बात आप बोलोगे, अगर आप लोगों ने देखा होगा मैंने सॉल्युबिलिटी के ज्यादा सवाल इसमें ऐड किए हैं। अगर आप लोगों के पास दिमाग होगा, अगर आप लोगों के पास दिमाग होगा, आप बोलोगे सर सॉल्युबिलिटी के ज्यादा सवाल क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी इस साल एक्सपेक्टेड सवाल है, सॉल्युबिलिटी से ही सवाल आएगा, सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ही सवाल आ जाएगा इस साल। ये एक्सपेक्टेड मतलब ये एक्सपेक्टेशन मेरी है, बाकी कुछ कोई भी सवाल आ सकता है, मुझे पेपर वेपर का नहीं पता, लेकिन एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड है कि मतलब सवाल जो है वो आएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द सॉल्युबिलिटी पार्ट। इतना आई मतलब इतना गट फीलिंग है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अपनी एक्सपीरियंस को कंसिडर करके मैं बोल रहा हूं। बाकी जरूरी नहीं है कि सच में वहीं से सवाल होगा, लेकिन मैंने अपनी गट फीलिंग को कंसिडर करके सॉल्युबिलिटी के ज्यादा सवाल इसमें ऐड किए हैं। अब मुझे बोलो pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्मड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशंस। एक का pH 10 और दूसरे का pH जो है, दूसरे का pH है 12। आपको pH ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। देखो pH 10 एंड pH 12 याद रखना, 10 और 12 दोनों जो है ये बेस है। तो इसका मतलब क्या है, ये pH सबसे पहले जरूरी चेक करना है कि ये मिक्सचर किसका है। हमने पढ़ा है मिक्सचर अगर एसिड्स का होगा, तो अगर मेरे पास एसिड है A और B, ये दोनों एसिड्स है, तो आप बोलते हो इसमें हम निकालते हैं H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कैसे, NaVA प्लस NbVb डिवाइडेड बाई Va प्लस Vb। अगर ये दोनों बेस है, अगर ये A एंड B दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हम OH नेगेटिव कंसंट्रेशन निकालते हैं कैसे, NaVA प्लस NbVb डिवाइडेड बाई Va प्लस Vb। और अगर ये मिक्सचर एक एसिड है, एसिड A और दूसरा बेस है B, तो यहां पे तीन केसेस आते हैं, NaVA जितना एसिड उतना बेस, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो हम लिखते हैं pH जो होगा वो होगा 7, प्रोवाइडेड दोनों जो है वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर NaVA होगा ग्रेटर देन NbVb, तो हम बोलते हैं ये एसिडिक है, तो यहां पे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकलती है, NaVA एसिड ज्यादा, इसमें से बेस हटा दो, माइनस NbVb डिवाइडेड बाई Va प्लस Vb। तो अगर यहां पे शाबाश बेस ज्यादा है, अगर NaVA है लेस देन NbVb, तो यहां पे हम क्या करते हैं, हमें निकलता है OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कैसे, NbVb माइनस NaVA डिवाइडेड बाई Va प्लस Vb डिवाइडेड बाई Va प्लस Vb। और आपको H पॉजिटिव निकला, आपको pH निकलेगा, आपको OH नेगेटिव निकला, आपको POH निकलेगा, आपको H पॉजिटिव निकला, आपको pH निकलेगा, आपको OH नेगेटिव निकला, आपको POH निकलेगा, POH निकला माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव, pH जो होता है वो होता है 14 माइनस POH, pH जो होता है वो होता है 14 माइनस POH। अब मुझे एक बात यहां पे बोलो, यहां पे pH ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो है, एक का pH जो है वो है 10, दूसरे का 12, दोनों का pH 7 से ज्यादा है, तो दोनों जो है बेस है, तो ये है मिक्सचर ऑफ बेसिस। इसमें अगर मैं A मानूंगा B मानूंगा, तो एक का pH जो है वो है 12, दूसरे का pH जो है वो है 14, तो ये मिक्सचर ऑफ बेसिस है। तो मिक्सचर ऑफ बेसिस में मुझे निकलती है OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। तो पहले मैं इसका POH निकालूंगा, इसका POH आ जाएगा 2, क्योंकि POH होता है 14 माइनस pH, दोनों का सम 14 होता है। इसका POH जो आ जाएगा, इसका pH है 12, इसका POH जो आ जाएगा वो आएगा 2, और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन जो आएगी वो आएगी 10 टू द पावर माइनस POH, 10 टू द पावर माइनस 2। मैंने पहले ही आपको बोला है, मैंने पहले ही स्लाइड्स में आपको बोला है कि OH नेगेटिव कंसंट्रेशन जब हम निकालते हैं, पहले स्लाइड्स में मैंने यहां पे बोला है, पहले ही स्लाइड में मैंने बोला था, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन जब हम निकालते हैं, यहां पे मैंने बोला H पॉजिटिव 10 टू द पावर माइनस pH, OH नेगेटिव 10 टू द पावर माइनस POH। तो अब यहां पे OH नेगेटिव कंसंट्रेशन मुझे निकली कितनी, 10 टू द पावर माइनस POH। OH नेगेटिव कंसंट्रेशन मुझे निकली कितनी, 10 टू द पावर माइनस POH। तो मुझे निकला ये
10 टू द पावर -2, तो ये OH नेगेटिव मुझे निकला 10 टू द पावर, यहां पे मुझे अच्छा ये 10 है, एक 10 है, तो ये 10 है, ये 4, तो ये आएगा 10 टू द पावर -4, दूसरा मुझे आएगा 10 टू द पावर -2। हम इसको मानेंगे Na, इसको मानेंगे Nb, मिक्सचर ऑफ बेसिस है, तो नेट OH नेगेटिव कंसंट्रेशन आपको आ जाएगा Na, दैट इज 10 टू द पावर -4, Va इस A का इक्वल वॉल्यूम, तो वो हम मानेंगे V, Nb वो है 10 टू द पावर -2, इसका वॉल्यूम भी V डिवाइडेड by Va plus Vb, that is V plus V, तो मैंने सीधे लिखा OH नेगेटिव कंसंट्रेशन NaVa plus NbVb डिवाइडेड by Va plus Vb। शाबाश, V वॉल्यूम सेम है इसीलिए V एंड V। अब 10 टू द पावर -4 और -2 को करेंगे कॉमन, ये आएगा 10 टू द पावर, नहीं पहले V को करेंगे कॉमन, तो ऊपर V ये आएगा 10 टू द पावर -4 प्लस 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड by 2V, V एंड V दफा, तो ये आ जाएगा ऊपर 10 टू द पावर -2 को करेंगे कॉमन, 10 टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड by 2, तो ये आएगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपको आ जाएगा, अगर आप देखोगे ये आपको आएगा 0.5 समथिंग इंटू 10 टू द पावर -2, यहां मैं इसको अप्रोक्सीमेटली मान सकता हूं 5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो लेकिन ये आपको क्या निकला, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, आपको क्या निकालना है pH, क्या OH नेगेटिव कंसंट्रेशन से pH निकलेगा कि POH? वेरी गुड, मुझे निकलेगा POH, तो अब मैं यहां पे निकालूंगा POH, तो मेरा POH जो आएगा वो आएगा माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, वो आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर -3, तो मुझे आ जाएगा ये 3 माइनस लॉग 5, 3 माइनस लॉग 5 इज 0.7, 3 माइनस 0.7 इज 2.3, 2.3 आपको क्या निकला, 2.3 आपको निकला POH, आपको pH निकालना है, तो pH जो होता है वो होता है 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 2.3 जो है वो आएगा 11.7। मैंने जानबूझ के 10 एंड 12 लिखा, यह सवाल बहुत इजी होता अगर मैं यहां पे लिखता pH एक का 2, pH दूसरे का 3, तो 2 एंड 3 दोनों क्या है, एसिड, तो मुझे H पॉजिटिव इसका आता 10 टू द पावर -2, H पॉजिटिव इसका आता 10 टू द पावर -3, तो हम इसको Na मानते, इसको Nb मानते, आपको जो नेट H पॉजिटिव मिलता वो मिलता NaVa 10 टू द पावर -2, वॉल्यूम हम V मानेंगे, NbVb 10 टू द पावर -3, वॉल्यूम हम V मानेंगे डिवाइडेड बाय Va प्लस Vb, तो V आप कॉमन निकालोगे, ऊपर आएगा 10 टू द पावर -3 प्लस 10 टू द पावर -2 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2V, V एंड V कैंसिल होगा, तो 10 टू द पावर -2 कॉमन, 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 2, वो आएगा, शाबाश, ये आएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 2, तो वो आएगा 0.55 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये आएगा 5.5 इंटू 10 टू द पावर -3। शाबाश, तो ये खत्म, तो आपको H पॉजिटिव निकला, pH जो आ जाएगा वो pH आपका सीधे आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, तो वो आएगा माइनस लॉग ऑफ 5.5 इंटू 10 टू द पावर -3, वो आएगा 3 माइनस लॉग ऑफ 5.5, तो शाबाश, 3 माइनस लॉग 5 होता है 0.7, लॉग 6 होता है 0.78, लॉग 5.5 हम लगभग 0.74 मानेंगे, तो 3 माइनस 0.74 इज 2.26, तो 2.26 आपका जो होता pH होता। तो ये दो सवाल मैंने, एक ही सवाल से मैंने दो सवाल, तो दूसरा ये तो ओनली बेसिस है, तो इसीलिए OH मुझे चाहिए, यहां पे ये एसिडिक था, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली H पॉजिटिव लिया। इसमें बहुत सारे लोग इसको इजीली ऐसे बोलते हैं, लेकिन मेहरबानी करके वो याद नहीं रखना, तो वो बोलते हैं कि जब सवाल में लिखा होगा इक्वल वॉल्यूम, तो हम जो pH होता है वो मुझे होता है दोनों का pH 1 प्लस pH 2 डिवाइडेड बाई 2 अप्रोक्सीमेटली, तो आप इस पे मैं डॉक्टर की तरह लिखूंगा RX, मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप इजीली आप देख सकते हो 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 वो आएगा 22 डिवाइडेड बाई 2 एंड 22 डिवाइडेड बाई 2 इज 11, तो आप बोल सकते हो कि pH 11 के आसपास होगा, लेकिन इस वाले तरीके पे मैं ये वाला तरीका मैं प्रेफर करता ही नहीं हूं, मैं अच्छा तरीका प्रेफर करता हूं, नॉर्मल तरीका, बेसिक तरीका प्रेफर करता हूं। तो इसके बाद जो है ये था हमारा pH ऑफ मिक्सचर्स। इसके बाद जो है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो अगेन एनसीईआरटी का पेज नंबर आपको मिलेगा 196, तो आप देखना बिल्कुल आपको मिलेगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बोथ द अपोजिंग प्रोसेसेस स्टॉप एट इक्विलिब्रियम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में आप सबसे पहले बोलते हो इक्विलिब्रियम है डायनामिक इन नेचर। डायनामिक इन नेचर मतलब क्या होता है कि प्रोसेसेस रुकती नहीं है, बस रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन रुक जाती है। इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है, ऑल्दो द प्रोसेस सीम्स दैट कि इट
हैज स्टॉप्ड, लेकिन रिएक्शन रुकती नहीं है, कंटिन्यूअस होती है, बट रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ये लिखता है बोथ द अपोजिट प्रोसेसेस स्टॉप। क्या प्रोसेसेस रुकती है, क्या रिएक्शंस रुकती है? नहीं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहले ही यही है। द इक्विलिब्रियम, बाकी स्टेटमेंट्स भी देखेंगे। इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन ए क्लोज्ड वेसल। बिल्कुल आपकी कॉपी पे लिखा है इक्विलिब्रियम हमेशा पॉसिबल होता है क्लोज्ड वेसल में, क्योंकि मैंने उस टाइम बोला है कि ओपन वेसल में क्या होता है वो आपको पता ही है। एट द मेजर ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज लिखा है, ये एट है, यहां पे मैं लिखूंगा ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। यस, इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, चाहे कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, कलर, डेंसिटी एटसेट्रा, ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट। देयर इज डायनामिक बट स्टेबल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम। यस, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर सही, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट नंबर 1. Moving on to the next one. For a gaseous equilibrium, A gives B. Which of the following graph is not? Which of the following graph is correct? तो मुझे concentration versus time graph है। तो अगर आप अपनी कॉपी खोलोगे तो मैंने आपको बोला है concentration versus time, 3 ग्राफ्स मैंने आपको दिखाए हैं। equilibrium versus equilibrium at equilibrium, concentration versus time। तो मैंने आपको बोला equilibrium पे concentration रहती है constant। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट कम, लेकिन रिएक्टेंट अपनी जगह कांस्टेंट, प्रोडक्ट अपनी जगह कांस्टेंट। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर और दोनों अपनी जगह कांस्टेंट। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट ही ज्यादा, रिएक्टेंट कम, लेकिन प्रोडक्ट अपनी जगह कांस्टेंट, रिएक्टेंट अपनी जगह कांस्टेंट। तो कहने का मतलब क्या है, ग्राफ पहले ये रिएक्टेंट ज्यादा, प्रोडक्ट कम, रिएक्टेंट की धीरे धीरे कम होगी, प्रोडक्ट की ज्यादा होगी, उसके बाद ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये ग्राफ भी मैंने बोला था। दूसरा ग्राफ मैंने बोला ये रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट और नीचे से है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ऐसा भी हो सकता है ये कम ये ज्यादा और दोनों बराबर, उसके बाद इक्विलिब्रियम आ गया। और ये ग्राफ भी पॉसिबल है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कम, प्रोडक्ट की ज्यादा, उसके बाद ये अपनी जगह कांस्टेंट, ये अपनी जगह कांस्टेंट। ये तीनों के तीनों ग्राफ पॉसिबल है। अब इन्हीं 3 ग्राफ्स में से कंबाइन कर लो, मतलब कंपेयर कर लो। मुझे सीधे ये ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ एग्जैक्टली मुझे दिख रहा है ग्राफ नंबर 1 की तरह, तो इसीलिए ये ग्राफ बिल्कुल सही है। सर पहला ग्राफ क्यों सही नहीं है? ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ए तो पहले से ही कांस्टेंट है। क्या रिएक्टेंट पहले से ही कांस्टेंट हो सकता है? नहीं, पहले तो कम होगा ना, इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन इसने पहले ही कांस्टेंट बनाया है। यहां पे भी ए पहले ही कांस्टेंट है, नहीं पॉसिबल है। यहां पे बी पहले से ही कांस्टेंट है। क्या प्रोडक्ट पहले से ही कांस्टेंट होता है? नहीं, पहले तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम के बाद, जब इक्विलिब्रियम आएगा उसके बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। तो ऑल द 3 ग्राफ्स गलत है, ओनली सेकंड ग्राफ जो है वो सही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। If equilibrium constant for the reaction 2A plus 3B gives 2C is K, then the equilibrium constant for the reaction, ये बहुत सिंपल है, ये मुझे दिखाना नहीं है, लेकिन इस टाइप ऑफ सवाल आते हैं। आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये सवाल आते हैं, जिसको मैं क्लास में बोलता था कि हम इसको टारगेट इक्वेशन मान के सॉल्व करेंगे। देखो क्या है, मुझे रिएक्शन गिवन है 2A plus 3B gives 2C, मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है K। आपको किसका निकालना है? C gives A plus 3/2B। अगर आप लोगों के पास दिमाग है तो आप, मुझे सीधे समझ आ रहा है, एक तो इस रिएक्शन को रिवर्स किया गया है और दूसरा इसका 2 यहां पे 1, तो दूसरा इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया गया है 1/2 से, यानी कि एक तो पहले इसको रिवर्स किया गया है। तो जब रिवर्स करेंगे रिएक्शन बनेगी ना 2C gives 2A plus 3B, 2C gives 2A plus 3B, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K, क्योंकि जब हम एक रिएक्शन को रिवर्स करते हैं उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल बन जाता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी ये टारगेट इक्वेशन नहीं बनी। अब टारगेट इक्वेशन कैसे बनेगी? मुझे चाहिए C, यहां पे 2C है, मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसल, ये बनेगा C, 2 कैंसल, ये बनेगा A, शाबाश, 1/2 इंटू 3, ये बनेगा 3/2B। तो अगर मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, अगर हम एक इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या होता है, वो नंबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चला जाता है, तो ये आएगा 1/K टू द पावर, आपने मल्टीप्लाई किससे किया? 1/2 से, वो पावर में चला जाएगा। 1 टू द पावर 1/2 इज 1 एंड K टू द पावर 1/2 इज √K, तो 1/√K आपका आंसर होगा। ये आंसर होगा आपका। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Kp इज ग्रेटर देन Kc फॉर द रिएक्शन।
ये सवाल भी आता है लेकिन ये हद से ज्यादा इजी है। आपको इक्वेशन पता है केपी केसी के बीच में क्या रिलेशन है, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। अगर आप देखोगे मैंने कोई भी टफ सवाल इंक्लूड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि मुझे पता है इक्विलिब्रियम से कभी टफ सवाल आएगा ही नहीं। तो अगर टफ सवाल नहीं आएगा तो इसीलिए बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल बेसिक से बेसिक सवाल हमें आने चाहिए। तो इसीलिए मैंने ओनली मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करके, आप देखोगे रिएक्शंस आपको इवन रिएक्शन तक मिलेगी एनसीईआरटी पे, तो ये बहुत मेहनत करके बनाया गया है। आप देखोगे केपी इज ग्रेटर देन केसी, केपी केसी से बड़ा कब होता है? तो आप बोलते हो अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 होगा, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो केपी इज इक्वल टू केसी। दूसरा आप बोलते हो, दूसरा केस, डेल्टा एनजी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव, केसी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो केपी के बराबर बनता है, यानी कि केपी का वैल्यू ये आपकी कॉपी पे लिख के है इज ग्रेटर देन केसी। और अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, आरटी टू द पावर -2 वो बनेगा 1/RT स्क्वायर। तो केसी को आरटी स्क्वायर से डिवाइड करना है, यानी केसी को किसी टर्म से डिवाइड करना है, फिर वो केपी के बराबर बनेगा। तो इसका मतलब है केपी का वैल्यू जो होगा वो होगा लेस देन केसी, केपी का वैल्यू जो होगा वो लेस देन केसी होगा। इस पे हम बहुत बहस कर चुके हैं। मुझे बोल रहा है कि केपी का वैल्यू केसी से बड़ा कब होगा? केपी का वैल्यू केसी से बड़ा कब होता है? जब डेल्टा एनजी 0 से बड़ा होता है। आपको सिंपल डेल्टा एनजी निकालना है, तो यहां पे 2, यहां पे 3 और 1 4, 2 - 4 इज -2। क्यों? क्या डेल्टा एनजी 0 से बड़ा है? नहीं, ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। अब यहां पे देख लो, ये 2, यहां पे 1 और 2 3, 2 - 3 इज -1। क्या डेल्टा एनजी 0 से बड़ा है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। यहां पे 2, यहां पे 1, 2, यहां पे 1, 2 - 1 इज 1, 1 क्या 0 से बड़ा है? हां, तो ये आंसर हो सकता है। यहां पे 2, यहां पे 1 और 1 2, 2 - 2 इज 0, तो डेल्टा एनजी 0 है, केपी केसी के बराबर होगा, ये भी नहीं। सो द ओनली ऑप्शन दैट इज करेक्ट इज, तो आपको केपी ग्रेटर देन केसी, आपको सीधे डेल्टा एनजी देखना है, तो डेल्टा एनजी का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। शाबाश। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 17, इफ इनिशियली 3 मोलर ईच COH2O आर प्रेजेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू 4, देन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है तो रिएक्शन जरूरी लिखेंगे। तो अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है तो रिएक्शन जरूरी लिखेंगे। अब रिएक्शन मुझे वहीं से दे के है, CO + H2O गिव्स CO2 + H2। इनिशियली का मतलब है एट T इज इक्वल टू 0। आपको डायरेक्टली कंसंट्रेशन देके है, ये 3, ये भी 3, इनिशियली ये 0, ये 0। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, अगेन आपको कंसंट्रेशन ही निकलेगी, क्योंकि इनिशियली कंसंट्रेशन, अगर इनिशियली मोल्स गिवन होते इक्विलिब्रियम पे भी मोल्स निकलते, लेकिन इनिशियली कंसंट्रेशन गिवन है, इक्विलिब्रियम पे भी क्या निकलेगी? कंसंट्रेशन। अब मुझे बोलो क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एटसेट्रा कुछ लिखा है? नहीं, हम मोल मेथड यूज करेंगे। ये कितना होगा? 3 - x, ये 1 1 1 एंड 1, ये भी होगा 3 - x, लेकिन ये होगा 0 + x, ये भी होगा 0 + x। अब आपको Kc का वैल्यू गिवन है, तो Kc जो आ जाएगा, Kc आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CO2, कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CO, कंसंट्रेशन ऑफ H2O। Kc का वैल्यू जो है वो है 4, ये आएगा x × x डिवाइडेड बाय 3 - x × 3 - x, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 - x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x अपॉन 3 - x का होल स्क्वायर। तो अगर हम इस स्क्वायर को उस साइड लेंगे तो ये बनेगा √4 इज इक्वल टू x अपॉन 3 - x, तो √4 इज 2, 2 इज इक्वल टू x अपॉन 3 - x, तो x 2 × 3, तो हम सीधे लिखेंगे 2 × 3 - x इज इक्वल टू x, तो 6 - 2x इज इक्वल टू x, तो 6 इज इक्वल टू x, इस साइड आ जाएगा x + 2x इज 3x, तो x आ जाएगा 6/3 दैट इज 2। अब x निकला 2, तो ये 2, ये 2, ये 3 - 2 1, ये 3 - 2 1। आपको किसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है? CO2 की, CO2 की 2 आ जाएगी, CO2 की 2। अगर आपको CO की निकालनी होती तो 1, अगर आपको H2O की निकालनी होती तो 1। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे टाइप ऑफ सवाल भी पूछते हैं। हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम अमंग द फॉलोइंग इज, तला मुझे बोलो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम एंड हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम क्या होता है? हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम अमंग द फॉलोइंग इज, तला हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम खुद से आइडेंटिफाई कर लो, जिसमें सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट जो है वो एक ही फेज में नहीं होंगे। तो अगर सारे रिएक्टेंट एंड सारे प्रोडक्ट एक ही फेज में नहीं होंगे तो वो आपका होगा हेटेरोजेनस
होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। मुझे बोलो जल्दी जल्दी किसमें सारे एक ही फेज में नहीं है? तो सारे एक ही फेज में, यहां पे गैस गैस एंड गैस ये होमोजीनियस, सॉलिड सॉलिड एंड गैस सारे एक में नहीं है तो यही है हेटेरोजेनस। गैस गैस एंड गैस होमोजीनियस, गैस गैस एंड गैस होमोजीनियस, तो हेटेरोजेनस ओनली ऑप्शन बी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, यूनिट ऑफ केपी। तो केसी का यूनिट जो होता है वो होता है मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन में आप सॉलिड्स एंड ओनली, आप सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को कंसिडर नहीं करते हो, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को कंसिडर नहीं करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं बट किस किस को करते हैं? गैसेस एंड एक्वस मीडियम में जो होगा उसको कंसिडर करते हैं। और केपी का यूनिट जो होता है वो होता है एटीएम टू द पावर डेल्टा एनजी। तो एटीएम डेल्टा एनजी में हम ओनली गैसेस को कंसिडर करते हैं, यहां पे हम एवन एक्वस को भी कंसिडर नहीं करते हैं। अब यहां पे तीनों गैस है तो इसका यूनिट जो होगा एटीएम टू द पावर डेल्टा एनजी। देख लो ये 3, 2 + 2 4, तो 3 - 4 इज -1, तो एटीएम टू द पावर -1 ये इसका क्या होगा? यूनिट ऑफ शाबाश केपी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्यू एंड केसी आपको सब कुछ पता है। अगर क्यू केसी के बराबर होगा, क्यू ग्रेटर देन केसी होगा, क्यू लेस देन केसी होगा। अगर क्यू लेस देन केसी तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ये अगर इक्वल है तो एट इक्विलिब्रियम, अगर क्यू ग्रेटर देन केसी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो अब फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है लेफ्ट टू राइट, इक्विलिब्रियम तो पता ही है, बैकवर्ड का मतलब है राइट टू लेफ्ट। अब क्यू इज लेस देन केसी, क्यू लेस देन केसी ये जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये तो सही है। क्यू ग्रेटर देन केसी, क्यू ग्रेटर देन केसी बैकवर्ड, बैकवर्ड इज फ्रॉम राइट, बैकवर्ड इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इसका मतलब क्या है? ये जाएगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एंड थर्ड इज क्यू इज इक्वल टू केसी, रिएक्शन इंडिविजुअल रिएक्शन स्टॉप्स, क्यू इज इक्वल टू केसी, द प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम, द प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम एंड वी नो एट इक्विलिब्रियम प्रोसेस रुकती नहीं है, लेकिन इसने लिखा है स्टॉप्स, तो इसका मतलब है ये इनकरेक्ट है। इफ क्यू इज इक्वल टू केसी द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, यस ये तो सही है, ये सही है, तो ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज थर्ड वन। Moving on to the next one, 21. Correct relation among the following. Correct relation तो अगर आप मुझे बोलोगे तो आप लोगों को पता है डेल्टा जी जो होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, या आप लिखते हो डेल्टा जी जो होता है वो होता है डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। अब इसने एल एन लिखा है तो फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। इसी में और एक चीज आता है एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी होता है 0, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी होता है 0 और क्यू होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, तो डेल्टा जी नॉट आता है, तो जब ये 0 ये जाएगा उस साइड तो ये आता है -RT/ln, क्यू के बदले हम लिखते हैं के इक्विलिब्रियम। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम, इस पे भी सवाल पूछते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, which of the following condition will shift the equilibrium, will shift the equilibrium in the forward direction। रिएक्शन दे के है, इस रिएक्शन में मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। मैं लीच-एट-लियर्स प्रिंसिपल ऑलरेडी सारा सम अप कर चुका हूं। एडिंग PCl3, तो अगर हम किसी चीज की PCl3 ऐड करने से PCl3 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मुझे पता है अगर हम किसी चीज की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में नहीं उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, लेकिन मुझे जाना है फॉरवर्ड में, तो ये गलत है। रिमूविंग PCl5, तो अगर हम PCl5 की कंसंट्रेशन कम करेंगे, तो अगर हम किसी चीज की कंसंट्रेशन कम करेंगे इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, तो हम का इसका मतलब है ये टुवर्ड्स PCl5 यानी कि अगेन बैकवर्ड में शिफ्ट होगा, ये भी गलत। इंक्रीजिंग प्रेशर टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, तो यहां पे 2 मोल्स, यहां पे 1, ये 1 और 1 2, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे ये होगा टुवर्ड्स लेस नंबर, दैट इज टुवर्ड्स 1। तो अगर हम इंक्रीजिंग वॉल्यूम टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स तो टुवर्ड्स 2, तो ओनली इंक्रीजिंग वॉल्यूम से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये लीच-एट-लियर्स प्रिंसिपल, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पहले दो, ये वॉल्यूम, ये प्रेशर, ये सब कुछ हम पीछे पढ़ चुके हैं एक स्लाइड में, आप फिर से देखोगे। फॉर द रिएक्शन N2 टाइम्स NO2 गिव्स N2O4, डेल्टा H का वैल्यू गिवन है -5.2 किलो जूल पर मोल, द वैल्यू ऑफ Kc कैन बी इंक्रीज्ड बाय, डेल्टा H का वैल्यू मुझे गिवन है, मुझे बोलो Kc का वैल्यू जो है वो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखो Kc का वैल्यू ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूं, शाबाश, ये हम ऑलरेडी आप लोगों को ऊपर एक स्लाइड में ये बोल चुका हूं, एक क्या 2 स्लाइड्स में हम ये पढ़ चुके हैं। अगर आप देखोगे हमने 2 स्लाइड्स में पढ़ा, ये
यहां पे मैंने ये दूसरी स्लाइड है, एंडोथर्मिक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर बढ़ाना है टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सोथर्मिक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो मुझे ऑलरेडी पता है, तो हम वापस आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पे। तो सवाल पे हम आ जाएंगे, तो मुझे डेल्टा एच का वैल्यू गिवन है नेगेटिव, यानी कि प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो आपको टेम्परेचर करना पड़ेगा कम, तो इसका मतलब है बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ये तो कभी नहीं, ये तो कभी नहीं, क्योंकि एडिंग NO2 कंसंट्रेशन आप चेंज कर रहे हो। हाँ, एडिंग NO2 से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। एडिंग N2O4 से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में तो शिफ्ट होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। तो टेम्परेचर से ओनली चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा, टेम्परेचर कम करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट जब भी आप देखोगे तो चेक जरूरी करना है कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर हैज नो इफेक्ट। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो पहले ही नो इफेक्ट। एट कांस्टेंट प्रेशर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का क्या वॉल्यूम होता है, क्या इफेक्ट होता है, जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम का होता है। जब डेल्टा Ng 0 होता है तो नो इफेक्ट, डेल्टा Ng 0 नहीं होगा तो टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। अब यहां पे मुझे एक बात बोलो, डेल्टा Ng 0 नहीं होगा तो टुवर्ड्स, तो ये मुझे बोल रहा है क्या, हैज नो इफेक्ट। कांस्टेंट प्रेशर पे नो इफेक्ट। नो इफेक्ट कब होता है, जब डेल्टा Ng क्या होता है, 0। आपको डेल्टा Ng 0 देखना है। ये 2 यहां पे, एक और एक 2, 2 - 2 इज 0। यहां पे 2 - 3 इज -1, 0 नहीं है। 2 माइनस, या आप देखेंगे, यहां पे देखेंगे, यहां पे अगर मैं इनर्ट गैस ऐड करूंगा एट कांस्टेंट प्रेशर तो इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। यहां 2, यहां पे 2, ये 1, ये 2, तो इस साइड टोटल 3, इस साइड टोटल 2। तो ये ऑलवेज इनर्ट गैस अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर ऐड करेंगे तो टुवर्ड्स मोर नंबर। एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। यहां पे देख लो, ये सॉलिड है, ये 1, ये 2, इनर्ट गैस ऐड करने से ये टुवर्ड्स 2 मूव करेगा, टुवर्ड्स मोर नंबर। ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये 1, यहां पे 0, तो इनर्ट गैस ऐड करने से ये टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा। लेकिन यहां पे 2, यहां पे 1 और 1 2, तो डेल्टा Ng 0 है, तो डेल्टा Ng 0, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कभी होता नहीं है। इसके बाद जो है, ये था क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25, कंजुगेट बेस। तो एसिड से जब आप कंजुगेट बेस निकालते हो, एसिड से जब हम कंजुगेट बेस निकालते हैं तो मैं ऑलवेज कहता हूं कि रिमूव 1H पॉजिटिव, रिमूव 1H पॉजिटिव। तो अगर आप बेस से कंजुगेट एसिड निकालते हो, कंजुगेट एसिड निकालते हो, तो ऐड 1H पॉजिटिव। तो मुझे बोलो, मुझे निकालना है कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस हम इसको मानेंगे एसिड, क्योंकि एसिड से ही हम निकालेंगे कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस हम कैसे निकालते हैं, रिमूव H पॉजिटिव। तो इससे एक H पॉजिटिव हटा दो, तो बचेगा क्या, एक HPO4। एक माइनस ऑलरेडी था, H पॉजिटिव हटाने से और एक माइनस आ जाएगा, तो HPO4 2 माइनस इसका आंसर होगा। अगर मैं आपको यहीं पे बोलता इसका कंजुगेट एसिड निकालो, H2PO4 माइनस का कंजुगेट एसिड निकालो, तो कंजुगेट एसिड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड 1H पॉजिटिव, तब वो आता है H3PO4। लेकिन ये कंजुगेट बेस बोल रहा है, तो इसीलिए आएगा HPO4, क्योंकि मुझे एक H पॉजिटिव रिमूव करना है। Question number 26. pH of 10 to the power minus 10 molar HCl aqueous solution is nearly equal to। तो मुझे पता है pH जब भी हम निकालते हैं एसिड का, तो मुझे 10 to the power minus 10, मुझे HCl की कंसंट्रेशन गिवन है 10 to the power minus 10 मोलर, तो मुझे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी आ जाएगी 10 to the power, या आप सीधे NC अल्फा, जो मैं क्लास में बोलता था, N है 1 क्योंकि ये एक H पॉजिटिव देगा, C है 10 to the power minus 10, अल्फा है 1 क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, वो भी आएगा 10 to the power minus 10। या आप ऐसे बोलोगे कि HCl डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, तो अगर ये C00 कुछ टाइम के बाद ये C, यहां पे एक ही एरो लिखेंगे, ये C, ये 0, ये कितना होगा C, और ये भी कितना होगा C। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, तो जो इसकी पहले कंसंट्रेशन होगी H पॉजिटिव की भी उतनी ही कंसंट्रेशन होगी, तो आप बोलोगे 10 to the power minus 10। तो अब जब आप pH निकालोगे, pH की फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, तो ये आएगा माइनस लॉग ऑफ 10 to the power minus 10, तो ये आएगा माइनस 10 log 10।
log m to the power n is n log m, माइनस माइनस इज प्लस 10, log 10 होता है 1, तो pH निकला 10, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि HCl एसिड है, और जब भी एसिड का pH 7 से ज्यादा होता है तो आंसर ऑलवेज लाई करता है बिटवीन 6.9 एंड 7। ये आपकी कॉपी पे नोट लिख के है, whenever the pH of an acid comes out to be less than pH of an acid comes out to be less than 7, the answer always lies between 6.9 and 7, the answer always lies between 6.9 and 7। सर क्यों? क्योंकि मैं आपको बोलता था ये H पॉजिटिव एसिड का निकला 10 to the power minus 10, तो असल में जो H पॉजिटिव होता है, जो H पॉजिटिव होता है वो होता है H पॉजिटिव एसिड का प्लस होता है H पॉजिटिव वाटर का। लेकिन वाटर का हम जनरली इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर 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 एसिड का H पॉजिटिव एसिड की कंसंट्रेशन लेस और इक्वल टू 10 to the power minus 6 है, कंसिडर वाटर, वाटर को कंसिडर कर लो, वाटर के H पॉजिटिव, कंसिडर वाटर का H पॉजिटिव, वाटर का H पॉजिटिव। तो मुझे ये निकला 10 to the power minus 10, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, ये 10 to the power minus 7 लिखना है। तो 10 to the power minus 7 कॉमन, ये आएगा 10 to the power minus 3 प्लस 10 to the power minus 7 कॉमन, तो ये निकला 1, तो ये आएगा 10 to the power minus 7, ये आएगा 0.001 इंटू प्लस 1, तो ये आएगा 1.001 इंटू 10 to the power minus 7, ये आपको निकला नेट H पॉजिटिव। तो आपको pH जो आ जाएगा वो आएगा माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, आपको pH जो आ जाएगा वो आएगा माइनस लॉग ऑफ 1.001 इंटू 10 to the power minus 7, तो आपको pH जो आ जाएगा वो आएगा 7 माइनस लॉग ऑफ 1.001, तो वो आएगा 7 माइनस समथिंग, तो वो आ जाएगा 6.99 समथिंग, तो वो ऑलमोस्ट कितना हो गया 7। लेकिन मुझे पता है, मुझे ये पता है, ये तो असली तरीका है, ये असली तरीका है, मुझे पता है। मैं वाटर को कंसिडर करता ही नहीं था क्लास में, मैं बोलता था जब भी pH एसिड का आपका 7 से ज्यादा आ जाएगा, 10 तो आ गया तो आपने वाटर को कंसिडर नहीं किया, आपका एसिड का आ गया 10 to the power minus 10, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव से pH आ गया 10, वो 7 से ज्यादा आया, आंसर ऑलवेज 7 के आसपास ही होता है, 6.9 और 7 के बीच में होता है, तो इसीलिए द करेक्ट आंसर इज 7। ये है गोट तरीका और ये है असली तरीका। आपको जो पसंद आए वो आप बस सवाल वहां से ठीक करके आना, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। pH ऑफ 10 to the power minus 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH इज, आपको pKa गिवन है, आपको pKa गिवन है, तो CH3COH एसिड है, तो एसिड के लिए pH जो होता है उसके लिए फॉर्मूला है हाफ ऑफ pKa माइनस हाफ ऑफ log C। लेकिन मैं ये कभी भी क्लास में नहीं दिखाता हूं, मैं ये कभी भी क्लास में नहीं दिखाता हूं, तो हम क्या करेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे। आप डायरेक्टली ये वैल्यू, ये फॉर्मूला यूज करके आंसर भी निकाल सकते हो, लेकिन ये मैं यूज करता ही नहीं हूं। मैं आपको बोलूंगा मुझे गिवन है कंसंट्रेशन, C गिवन है 10 to the power minus 10, मुझे pKa गिवन है 4.7, तो मुझे पता है मुझे H पॉजिटिव जो निकलेगा pKa से मुझे Ka निकलेगा, H पॉजिटिव होता है अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C, तो H पॉजिटिव निकला अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C। शाबाश, मैक्सिमम टाइम्स यहां पे आपको ये इजी लगेगी, लेकिन 99% क्वेश्चंस में आपको ये इजी लगेगा, तो इसीलिए यहां पे, लेकिन इस क्वेश्चन में ये इजी है, लेकिन मैं डेफिनेटली इस फॉर्मूला से करूंगा। तो अब अंडर रूट pH H पॉजिटिव निकला, pH होगा माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, C तो गिवन है, K तो K आ जाएगा ना माइनस लॉग ऑफ, नहीं सॉरी, K आ जाएगा ना 10 to the power माइनस pK। देखो pKa जो होता है, pKa जो होता है, pKa होता है माइनस लॉग ऑफ K, तो Ka, या मैं ऐसे लिख सकता हूं लॉग Ka होगा ना माइनस टाइम्स pK, मैंने माइनस को इस साइड लिया, तो Ka इसकी बेस 10, ये जाएगा इधर, ये चला जाएगा पावर में, तो ये आएगा ना 10 to the power माइनस pKa। क्यों? क्योंकि log b विद बेस a अगर c के बराबर होता है, ये इधर ये पावर में b होता है a to the power c, यानी कि k होगा 10 to the power माइनस pKa, वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। तो ये आएगा 10 to the power माइनस 4.7। अब सॉल्व करना है, ये मैं लिखूंगा 10 to the power एक एक्स्ट्रा इंटू 10 to the power 1 माइनस 0.7, ये मैं प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको सिखाया। 10 to the power माइनस 3, 10 to the power 0.3, 0.3 होता है 2, ये होगा 2 इंटू 10 to the power माइनस 5। अब ये निकला K अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 to the power माइनस 5 इंटू C, C है 10 to the power माइनस 10, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ
2 इंटू शाबाश सी कितना है, सॉरी 10 टू द पावर -1 है, सी 10 टू द पावर -1 है, सी जो है वो 10 टू द पावर -1 है, -10 नहीं है, 10 टू द पावर -1 है। तो मैं लिखूंगा ये आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6, √2 है 1.414, 10 टू द पावर -6 है 10 टू द पावर -3। जब रूट के बाहर निकला, ये निकला H पॉजिटिव, तो PH जो होगा वो होगा माइनस लॉग ऑफ 1.414 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस लॉग x इंटू 10 टू द पावर -y माइनस लॉग x, तो y माइनस तो 3 माइनस लॉग 1.414, लॉग 1 होता है 0, लॉग 2 होता है 0.3, लॉग 1.4 जो होगा ये होगा लगभग 0.15, तो 3 माइनस 0.15 इज 2.85। क्यों? क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में है, 1 है लॉग 1 है 0, लॉग 2 है 0.3, तो आंसर 0 और 0.3 के बीच में। अब मैंने मिड पॉइंट लिया 0.15, तो आंसर आ जाएगा 2.85। आप यहां पे आपको ये लगा लेंथी तरीका, लेकिन आप यही करोगे, अगर आप ये भी करोगे तो हाफ आप पी के का वैल्यू गिवन है 4.7 माइनस हाफ ऑफ log c गिवन है 10 टू द पावर -10, log -1 10 टू द पावर -1, log c जो आपको आ जाएगा वो आएगा log 10 टू द पावर -1, दैट इज -1 log 10 होता है 1, वो आएगा -1, तो ये आएगा -1, तो ये आपको सीधे आ जाएगा शाबाश हो, ये आपको आएगा 2.2 शाबाश 35, ये आएगा 2.35 माइनस प्लस 1/2 होता है 0.5, इससे भी आपको आंसर आएगा 2.85। इससे तो इजी हुआ, लेकिन ये तरीका भी सही, ये तरीका भी सही, जो तरीका आप लोगों को अच्छा लगे। हाँ, मैक्सिमम लोगों को ये तरीका अच्छा लगा होगा क्योंकि यहां पे टाइम आपका बचा, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे पास पढ़ा है तो आप इस चीज को मेहरबानी करके अवॉइड करोगे, क्योंकि आपके मैक्सिमम सवाल इससे इजी हो जाते हैं। दोनों सही है लेकिन इजी इससे हो जाते हैं। ओनली इसमें पी के गिवन है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस में के गिवन होगा, तो के गिवन होगा √k इंटू सी से ज्यादा इजी होता है। शाबाश। इसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर 27, ये था क्वेश्चन नंबर 26, हाँ क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 K of NH4 पॉजिटिव इज X, KB फॉर NH3 इज। देखो सिंपल सवाल है, NH4 पॉजिटिव और NH3 एक दूसरे के कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। देखो अगर मैं इसको K ये एक एसिड मानूंगा तो NH4 पॉजिटिव एसिड है, तो एसिड का X इसकी कंजुगेट बेस, एसिड से कंजुगेट बेस कैसे निकालते हैं, रिमूव 1H पॉजिटिव, इससे 1H पॉजिटिव निकालो तो ये बनेगा क्या, NH4 पॉजिटिव की कंजुगेट बेस अगर आप निकालोगे, आपको एक H पॉजिटिव रिमूव करना है तो इसकी कंजुगेट बेस बनेगी NH3। तो ये दो आपस में क्या लगते हैं, ये दो आपस में लगते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर में आप लोगों ने पढ़ा है K इंटू KB होता है KW। अब K गिवन है X इंटू KB, ये आएगा KW, तो KB जो आएगा वो सीधे आएगा KW डिवाइडेड बाई X, तो आंसर होगा KW डिवाइडेड बाई X। वो ऐसा सवाल भी दे सकता है या वैल्यू देगा। NH4 पॉजिटिव का K मतलब Ka है सपोज समथिंग 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5, आप मुझे बोलो इसका KB NH3 का KB कितना होगा, तो K का वैल्यू पुट करेंगे, KW का वैल्यू कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, 10 टू द पावर -14। वेरी गुड, शाबाश। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29। कॉमन आयन इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर कॉमन आयन इफेक्ट? बाय द वे, द कंडीशन फॉर द कॉमन आयन इफेक्ट इज वन इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग, अनदर इलेक्ट्रोलाइट इज वीक, एंड दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में एक आयन होना चाहिए कॉमन, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, एक आयन होना चाहिए कॉमन। तो ये साल्ट स्ट्रॉन्ग, HCl स्ट्रॉन्ग, तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग, इसमें कॉमन आयन तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग दोनों है, तो इसमें कॉमन आयन नहीं होगा। अब इसमें ये वीक ये स्ट्रॉन्ग, दोनों में H पॉजिटिव कॉमन, तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा। ये वीक ये साल्ट स्ट्रॉन्ग, दोनों में CH3CO नेगेटिव कॉमन है, तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा। ये वीक बेस ये साल्ट स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब क्या है, दोनों में NH4 पॉजिटिव कॉमन है, तो एक वीक एक स्ट्रॉन्ग, दोनों में एक आयन कॉमन, तो कॉमन आयन इफेक्ट तीनों में होगा, NaCl और HCl में नहीं होगा।
शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शोज हाइड्रोलिसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शोज हाइड्रोलिसिस। तो अगर आप देखोगे कौन सा आयन आपको क्या दिखाएगा, हाइड्रोलिसिस। तो आप सबसे पहले NO3 नेगेटिव को देखोगे। NO3 नेगेटिव, अगर आपको याद होगा जो वीक पार्ट, मतलब जिसका मतलब जो वीक एसिड का पार्ट या वीक बेस का पार्ट होता है वो हाइड्रोलिसिस दिखाता है। तो अब आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, तो मुझे पता है अगर आप देखोगे ये HNO3 का पार्ट है, स्ट्रॉन्ग का पार्ट है, नहीं दिखाएगा। ये जो है HCl का पार्ट है, स्ट्रॉन्ग का पार्ट है, नहीं दिखाएगा। Br नेगेटिव स्ट्रॉन्ग का पार्ट है, नहीं दिखाएगा। तो अब CH3CO ओनली वीक का पार्ट है, यही दिखाएगा। लेकिन मैं देखूंगा एग्जैक्टली क्या होता है। NO3 नेगेटिव अगर हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस इसकी होगी, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। वाटर में H पॉजिटिव OH नेगेटिव है, ये किसको अटैक करेगा, H पॉजिटिव को क्या बनाएगा, HNO3 प्लस क्या देगा, OH नेगेटिव। लेकिन HNO3 जो है ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्ट्रॉन्ग जो है ये टिकेगा नहीं, ये वापस आपको मतलब ये वापस टूटेगा किसमें, H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में। तो आप NO3 को H पॉजिटिव दे रहे हो, HNO3 बना रहे हो, लेकिन ये दो अपना आप लोग हमने इन दोनों को मिलाया, हमने HNO3 बनाया, लेकिन मिलते मिलते ये अलग हो गए। तो क्या ये एक दूसरे के साथ खुश है कि खुश नहीं है, ये एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। यानी कि NO3 नेगेटिव वाटर के H पॉजिटिव के साथ खुश है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये H वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहता है। अब अगर आप देखोगे Cl नेगेटिव जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी वाटर का H पॉजिटिव लेगा, बनाएगा HCl प्लस OH नेगेटिव। HCl स्ट्रॉन्ग है, ये भी कंप्लीटली टूटेगा, तो ये टूटेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। तो क्या Cl नेगेटिव वाटर के साथ खुश है, नहीं, तो ये भी हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाता है। Br नेगेटिव जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा HBr प्लस OH नेगेटिव। HBr भी स्ट्रॉन्ग है, ये HCl से स्ट्रॉन्ग है, तो इनमें वीक ओनली HF होता है। ये HBr भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव में। तो एज ए रिजल्ट ये भी वाटर के H पॉजिटिव के साथ खुश नहीं है। तो अगर हम ये देखेंगे CH3COO नेगेटिव, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाटर का H पॉजिटिव खा जाएगा, ये बनाएगा CH3COOH प्लस OH नेगेटिव। CH3COOH जो है ये वीक है, मतलब ये डिसोसिएट होगा, बहुत कम होगा। तो इसका मतलब है क्या, अब ये थोड़ा अलग तो होगा लेकिन थोड़ा सा डिसोसिएट होगा। पूरा मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि मेरे पास घर में कोई फॉर एग्जांपल काम करने वाला है, अब उसने फॉर एग्जांपल एक दीवार खड़ा की, अगर NO3 है, आया मैं NO3 ने दीवार खड़ा की लेकिन वो दीवार पूरा गिर गया, तो मैं बोलता हूं कि इसने कोई काम नहीं किया। ऐसे ही Cl नेगेटिव Br नेगेटिव की सारी दीवार टूट गई, पूरा डिसोसिएशन हुआ। अब CH3CO नेगेटिव ये वस्तु जो है ये तो आ गया काम करने, जब ये काम करने आ गया, ये थोड़ा सा डिसोसिएट हुआ, CH3COH की दीवार थोड़ी सी टूट गई, थोड़ी सी गिर गई, लेकिन पूरी नहीं गिरी। तो क्या मैं कंसिडर करूंगा इसने कुछ काम किया, हाँ थोड़ा सा तो किया, चाहे थोड़ा सा काम इसने किया, थोड़ा सा दीवार तो गिर गया लेकिन थोड़ा सा अभी भी बचा हुआ है, तो इसने थोड़ा सा रिएक्ट किया, इसने हाइड्रोलिसिस दिखाई, इसने हाइड्रोलिसिस जो है दिखाई। तो इसका मतलब है आंसर होगा CH3COO नेगेटिव, और इसको हम बोलते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ये आपकी कॉपी पे लिख के है। क्वेश्चन नंबर 31, इफ pKa ऑफ वीक एसिड इज 4 एंड pKb ऑफ वीक बेस इज 5, देन pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ba, एसिड Ha और BOH बेस का जो साल्ट होगा, यहां से H हटा दो, OH हटा दो, तो साल्ट होगा Ba बोलो या AB होगा। दो Ba जो है ये असल में साल्ट ऑफ वीक एसिड Ha एंड वीक बेस। साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस में फॉर्मूला है, pH होता है 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस हाफ ऑफ pKb। आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करने हैं। तो 7 प्लस हाफ ऑफ pKa का वैल्यू गिवन है 4 माइनस हाफ ऑफ pKb का वैल्यू गिवन है 5, तो 7 प्लस हाफ कॉमन निकालो, ये आएगा 4 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 7 प्लस हाफ, 4 माइनस 5 इज -1, तो ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस इज माइनस, हाफ इज 0.5, 7 माइनस 0.5 इज 6.5, सो इसका pH जो होगा वो होगा 6.5। शाबाश। 32, pH ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ CH3CONA एंड CH3COOH इज, CH3CONA जो है ये है साल्ट किसका, वीक एसिड, जो स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड कौन है, CH3COH, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, NaOH, तो ये है साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और ये है वीक एसिड। तो आप मुझे बोलो वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट, इसको हम नाम देते थे एसिडिक बफर। तो अगर ये एसिडिक बफर है, इसका pH जो आ जाएगा, pH आ जाएगा pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, और कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट असल में नहीं होता है, कंजुगेट बेस होती है। चलो आप साल्ट ही मानेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4.7 प्लस लॉग ऑफ, हमें बोलता था कि साल्ट की नॉर्मेलिटी ले लो, लेकिन साल्ट जो है वो जो है इसका n फैक्टर 1 है, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों बराबर होंगे। एक ही बात, तो साल्ट का इक्विमोलर, तो इक्विमोलर मतलब दोनों की कंसंट्रेशन सेम, तो ये बनेगा log 1 होता है 0, तो 4 पॉइंट, इक्विमोलर मतलब दोनों की मोलैरिटी सेम, दोनों की कंसंट्रेशन सेम, तो कैंसिल होगा, तो ये बनेगा 4.7, सो द आंसर विल बी 4.7। शाबाश। 33, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH होल ट्वाइस इन 0.5 मोलर CaOH होल ट्वाइस इज, तो मुझे बोलो NiOH होल ट्वाइस, NiOH होल ट्वाइस इन CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस 0.5 मोलर गिवन है, तो अब मुझे पता है होगा क्या, होगा क्या। अगर ये नहीं होता तो मैं कुछ और देखता, ये है तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा। सर कैसे? Ni2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, ये डिसोसिएट होगा किसमें? Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। लेकिन अगर ये जीरो, ये जीरो, कुछ टाइम के बाद ये जीरो, ये 0.5, लेकिन ये होगा 2 इंटू 0.5, वो आएगा 1, 2 इंटू 0.5 वो आ जाएगा 1, क्योंकि ये 2OH नेगेटिव दे रहा है। अब मुझे बोलो ये S, ये 2S, मतलब इसका KSP मुझे बोलो, कॉमन आयन इफेक्ट होगा, ये 100% आयनाइज, ये पार्शियली आयनाइज, क्यों? क्योंकि देखो इन CaOH होल ट्वाइस जो है ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक, दोनों में एक आयन कॉमन, तो इसका मतलब है कॉमन आयन इफेक्ट होगा। तो मैं क्लास में भी बोलता था बार बार जब भी सवाल आएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस इन दिस, तो इन समथिंग जो भी लिखा है, इन के बाद जो भी लिखा है, अगर आपका दिमाग काम करना बंद करेगा, इनके बाद जो भी लिखा है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो KSP इसका क्या होगा? Ni2 पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव का स्क्वायर, तो OH नेगेटिव, लेकिन मुझे लेना है टोटल, कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है, तो KSP का वैल्यू मुझे गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 गिवन है, तो Ni2 पॉजिटिव के बदले लिखेंगे S। OH नेगेटिव टोटल होता है, OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग, कॉमन आयन हम स्ट्रॉन्ग का ही लेते हैं, और स्ट्रॉन्ग का OH नेगेटिव है 1, तो ये आएगा 1 स्क्वायर, तो S इंटू 1 स्क्वायर इज S, S का वैल्यू सिटल आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। शाबाश। Question number 34. For the reaction 2 times SO2 gas plus O2 gas gives 2 times SO3 gas. Equilibrium concentrations of SO2, O2 and सब कुछ given है, आपको Kc निकालना है। तो इस रिएक्शन का Kc निकालो, वो किसके बराबर आएगा? Concentration of SO3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय concentration of SO2 स्क्वायर, concentration of O2। हर एक की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है। SO2 गिवन है कितना? 0.1 स्क्वायर, शाबाश, डिवाइडेड बाय ये नहीं, SO3 कितना गिवन है? हाँ 0.1 गिवन है SO3, SO2 स्क्वायर भी गिवन है 0.1 स्क्वायर इंटू O2 जो है वो गिवन है 0.2, ये एंड ये कैंसल, वो आएगा 1 अपॉन 0.2, 1 अपॉन 0.2 इज 10/2 एंड 10/2 इज 5, तो इसका मतलब है Kc का वैल्यू जो आएगा, Kc का वैल्यू आएगा 5। Which salt undergoes cationic hydrolysis? तो cationic hydrolysis जो होता है वो दिखाता है salt of weak या strong acid and weak base, salt of strong acid मकलों में। लास्ट सवाल, salt of weak, सवाल चैम्पत ना अग्ज सवाल, ठीक है। साल्ट ऑफ, शाबाश, वी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस जो है कौन दिखाता है? साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। देखो आप सीधे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, ये दिखाएगा एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, लेकिन ऊपर कैटाइनिक बोल रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, ये दिखाएगा ही नहीं। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड HBr और वीक बेस। देखो क्यों? क्योंकि NH4 पॉजिटिव, साल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब है या तो कैटायन रिएक्ट करना चाहिए या तो एनायन। कैटायन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाटर का NH4OH वाटर का नेगेटिव पार्ट लेगा, प्लस देगा H पॉजिटिव, ये वीक है, ये पूरा नहीं गिर जाएगा, मतलब ये इसके साथ थोड़ा सा खुश है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अब Br नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये बनाता है HBr, लेकिन HBr प्लस OH नेगेटिव, HBr जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो पूरा डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, तो एनायन जो है वो वाटर के साथ खुश नहीं है, कैटायन थोड़ा सा खुश है, तो कैटायन रिएक्ट करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ये आपकी कॉपी पे है। देखो इसमें दोनों Na पॉजिटिव, ऑप्शन ए Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, या आप इवन Br नेगेटिव बोलो, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा NaOH प्लस H पॉजिटिव, लेकिन NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये डिसोसिएट होगी Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में, तो जब ये पूरी डिसोसिएट होगी मतलब ये इसके साथ खुश नहीं है। Cl नेगेटिव
वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा HCl प्लस OH नेगेटिव। HCl भी स्ट्रॉन्ग है, ये दीवार भी पूरी गिर जाएगी। H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, मतलब H पॉजिटिव Cl ना ही कैटायन कर रहा है ना ही एनायन कर रहा है, तो ये हाइड्रोलिसिस दिखाता ही नहीं है। तो कौन सा साल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाता है? साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये हाइड्रोलिसिस जो है दिखाता ही नहीं है। इसके बाद जो है ये था क्वेश्चन नंबर 35। शाबाश। इसके बाद जो है अगर आप देखोगे 36, 3 मोल्स ऑफ AB2, एक सेकेंड, 36, 37, हाँ 2 क्वेश्चंस ओनली। तो 3 मोल्स ऑफ AB2 kept in 1 liter of a closed vessel was allowed to attain equilibrium. AB2 gives A plus 2B. The equilibrium concentration of B is, आपको B की equilibrium concentration निकालनी है। तो मुझे क्या क्या पता है, मुझे रिएक्शन गिवन है AB2 से क्या कर रहा है, AB2 से बन रहा है A plus 2B। तो अगर आपको at T is equal to 0 इनिशियली आपको गिवन है ये 3 मोल्स, आपको इस टाइम मोल्स गिवन है, तो 3 ये 0 ये 0, एट इक्विलिब्रियम आपके मोल्स जो आ जाएंगे, आपके मोल्स जो आ जाएंगे वो आएगा 3 माइनस एक्स, ये आएगा x, ये आ जाएगा 2x। और इसके बाद जो है कंसंट्रेशन होती है n/v, तो ये आएगा 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1, तो वो आएगा 3 माइनस एक्स ही, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर। ये आएगा x/1 दैट इज x, ये आएगा 2x/1 दैट इज 2x। तो आपका Kc का वैल्यू आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है। आई होप इतना तो आप लोगों को आता होगा। किसकी? B की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी है? 2x। तो मुझे कहीं से x निकाल के दो, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, B की कंसंट्रेशन आएगी। तो Kc का वैल्यू जो आ जाएगा वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AB2। तो Kc का वैल्यू है 2, कंसंट्रेशन ऑफ A है x, कंसंट्रेशन ऑफ B है 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AB2 है 3 माइनस एक्स। तो ये आएगा 2 इज इक्वल 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, जो मैं 100% श्योर हूं वो 99.9% लोगों को नहीं आएगा। आप में से ओनली 1% जिन्होंने PCMB लिया था, उन्होंने मतलब पढ़ा होगा वहां पे, उनको आएगा क्यूबिक इक्वेशन। इवन उनमें से भी बहुत लोगों को नहीं आएगा। तो स्टिल मैं आपको बोल रहा हूं, हम क्यूबिक इक्वेशन, जो भी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्यूबिक बनेगी, 4 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, हम कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। सर फिर क्या करेंगे? अब मुझे निकालना है, मुझे B की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो मैं ऑप्शन से चेक करूंगा, जो फिट बैठेगा वही ऑप्शन सही है। अब B की कंसंट्रेशन मुझे निकालनी है। कंसंट्रेशन ऑफ B कितनी है? कंसंट्रेशन ऑफ B है ना 2x। हम पहले ऑप्शन मानेंगे सही, 2x का वैल्यू 0.5 नहीं, मैं मानूंगा 4। तो पहले मैं मानूंगा लेट, हम मानेंगे पहला, हम ऑप्शन बी, मैं मानूंगा कंसंट्रेशन ऑफ बी 4 सही है। तो 2x का वैल्यू 4, x का वैल्यू आएगा 4/2 दैट इज 2। हम 2 का वैल्यू इस इक्वेशन में फिट करेंगे। अगर वो इक्वेशन अगर LHS RHS के बराबर निकला तो मेरे पास इक्वेशन क्या है? 2 इज इक्वल टू 4x क्यूब अपॉन 2 माइनस एक्स, 4x क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स, 4x क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे? 2 इज इक्वल 4 x मुझे कितना निकला? 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स इज 3 माइनस 2। तो 2 आ गया 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1, 2 आ गया 32। क्या 2 32 के बराबर होता है? नहीं। तो इसका मतलब है ऑप्शन 4 जो है वो सही नहीं है। अब हम ऑप्शन B 3 चेक करेंगे। तो B, अब हम मानेंगे कंसंट्रेशन ऑफ B 2, तो इसका मतलब है 2x है 2 के बराबर, इसका मतलब है x है 1 के बराबर। अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। तो 2 इज इक्वल, शाबाश, 4 इंटू 1 का क्यूब इज 4, 3 माइनस 1 इज 2, 2 1s आर 2 2s आर, तो 2 इज इक्वल 2। तो इसमें LHS RHS के बराबर निकला। तो इसका मतलब है द करेक्ट आंसर इज कि B की कंसंट्रेशन जो होगी वो 2 मोलर होगी। तो ऐसे ही आप 1 एंड 0.5 भी चेक करोगे। अगर आप 1 चेक करोगे आपका 2x आ जाएगा 1 के बराबर, x आ जाएगा 1/2 0.5। आप इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0.5 पुट करोगे और पहले केस में आपको 2x का वैल्यू आएगा 0.5, B है 0.5। तो अगर मुझे ये कंसंट्रेशन ऑफ A बोलता तो कंसंट्रेशन ऑफ A कितनी है? x, तब हम x मानते 0.5, x मानते 2, x मानते 4, लेकिन इस टाइम हमने 2x माना। क्यों माना 2x? क्योंकि B की 2x है, B की कंसंट्रेशन। अगर इसने कंसंट्रेशन ऑफ AB2 लिखा होता, कंसंट्रेशन ऑफ AB2 कितना है? 3 माइनस एक्स, तो हम 3 माइनस एक्स को मानते 2।
आई होप आप लोगों को बात मेरी समझ में आ गई। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3। ये था क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37, एज्यूमिंग 50% डिसोसिएशन ऑफ 0.002 मोलर HA, द pH ऑफ सॉल्यूशन इज। तो आपको अल्फा गिवन है 50%, 50% इज 50 by 100, दैट इज 0.5। कंसंट्रेशन भी 0.5 में आपको ऑलवेज बोलता था 10 टू द पावर में लिख लो, 5 into 10 to the power -1। C का वैल्यू भी गिवन है कितना, 0.002, दैट इज 2 into 10 to the power -3, 2 into 10 to the power -3। तो C भी गिवन, अल्फा भी गिवन, आपको pH निकालना है। हम पहले निकालेंगे H पॉजिटिव एसिड का, किसके बराबर, NC अल्फा। N है 1 क्योंकि एक ही H पॉजिटिव देगा, C है 2 into 10 to the power -3, अल्फा है 5 into 10 to the power -1। तो 5 2 जार आएगा 10 into 10 to the power -3 into 10 to the power -1, 5 2 जार 10, 10 and 10 to the power -1 कैंसल, ये आएगा 10 to the power -3। अब H पॉजिटिव निकला, pH किसके बराबर, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, दैट इज माइनस लॉग ऑफ 10 to the power -3। तो वो आएगा माइनस log m to the power n is n log m, -3 log 10, log 10 होता है 1, माइनस माइनस इज +3। तो इसका pH जो आ जाएगा वो आएगा 3। शाबाश, दैट इज ऑल जो हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें लगे, तो वो जो मुझे लगे पर्सनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी मुझे लगे वो मैंने आपके साथ शेयर किए, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर बच जाता है, रिडॉक्स ऑल्दो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो आई होप नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली मैं ही लूंगा ये मतलब रिडॉक्स। उसमें ओनली थिंग जो फिजिकल केमिस्ट्री का है वो है, ओनली चीज वो है रिडॉक्स टाइट्रेशन, और वहां से सवाल आता ही नहीं है, यानी कि लैब केमिकल इक्विवेलेंस से वहां से सवाल आता ही नहीं है। स्टिल हम कोशिश करेंगे उन सवालों को भी ऐड करने की, क्या पता कोई भी सवाल आ जाए। तो हम नेक्स्ट क्लास में, अब बच जाता है रिडॉक्स, तो या तो मैं या तो सुहैब सर या तो कोई और टीचर रिडॉक्स पढ़ाएगा आपको। फिलहाल फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब फिजिकल केमिस्ट्री इज डन। फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा कोई टॉपिक नहीं रहा, इवन एटॉमिक स्ट्रक्चर तक हमने डिस्कस किया। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो बाकी दुआओं में याद करना, माह रमजान आओ, दुआ इस कारण कंटिन्यू लेसन काटने क्या, दुआ इस कारण दुआ मंशो इंशाल्लाह। तो कामयाबी ऐसे कामयाबी बाकी। थैंक यू।